एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। इन आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर आवर हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो सारे ही क्लास 12th जो हमारी न्यू सीरीज है जिसको हमने क्या नेम किया है, प्री एनसीईआरटी सीरीज, उसका ये चैप्टर 2 है। प्री एनसीईआरटी सीरीज क्यों है भाई? ताकि जब हम ये वीडियो एनसीईआरटी पढ़ने से पहले देखेंगे तो जब हम रीडिंग लगाने बैठेंगे तो एनसीईआरटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, राइट? बहुत अच्छे। तो किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन शुरू करेंगे जैसे मैंने बताया है, क्योंकि अब आपका जो 2025 के बोर्ड्स हैं, राइट, उसके ऑनवर्ड्स जो अब अपना बोर्ड्स का पैटर्न है वो क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, हिस्ट्री को लिंकेज बना के हर एक चैप्टर को जोड़ के चलना है, राइट? थोड़ा सा लिंक बना लेते हैं जी। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारी वो 3300 BCE से शुरू हुई एंड अप्रोक्सीमेटली 1300 BCE तक चली। कहीं पे आपको ये 1500 मिलेगा, कहीं पे 1300 मिलेगा। जो टाइमलाइन होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पर्टिकुलरली प्रॉपर कब एंड हुआ है, राइट? ठीक है, तो हमने कैटेगराइज किया भाई 3300 BCE से जो 2600 BCE है वो हमारा अर्ली हड़प्पन कल्चर है ना। 2600 से 1900 है जो हमारा वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, जहां पे हमें सबसे ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले, सबसे ज्यादा एविडेंसेस मिले। एंड 1900 के बाद से लेट हड़प्पन कल्चर शुरू हुआ, जिसमें क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन हो गया था और वो जो अर्बनाइजेशन थी वो बहुत डिटेरियोरेट हो गई थी, बहुत ज्यादा पुअर अब हो गई थी, राइट? प्रिमिटिव, बैकवर्ड, रूरल तरीके से अब लोग रहने लगे थे, राइट? ये सभी को क्लियर है। अब देखो, लिंक बनाएंगे। अब क्या होता है, 1500 BC से 500 BC का पीरियड बहुत जरूरी है, ध्यान दो। इसको हमने बोला वैदिक एज, वैदिक एज, ठीक है जी। 1500 BC से 500 BC आफ्टर द हड़प्पन कल्चर, क्लियर? ठीक है, 1500 से 1000 को हमने कैटेगराइज कर दिया अर्ली वैदिक एज के नाम से, ठीक है। 1000 से 500 BC को हमने लेटर वैदिक एज से कैटेगराइज कर दिया, जैसे हड़प्पन कल्चर को किया। यहाँ पे वैदिक एज भाई 1500 से 1000 BC जो है वो पहली अर्ली वैदिक एज है और 1000 से 500 BC जो है वो लेटर वैदिक एज है। इसी को डिवाइड कर दिया, क्लियर है? अब क्या डिफरेंस है भाई, अर्ली वैदिक एज 1500 से 1000 BC में बनी हमारी ऋग्वेद, ठीक है, हमारी ऋग्वेद कंपोज हुई थी, इसीलिए इसको वैदिक एज बोला गया है। और लेटर वैदिक एज 1000 BC ऑनवर्ड्स क्या हुआ था, अदर जो हमारी वेदास हैं जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, और आप देखेंगे कि ब्राह्मणास जो रूल्स रेगुलेशंस बनाने लगे वो हमारा 1000 BC के बाद से हुआ, क्लियर? ये क्लैरिटी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छे। ऋग्वेद क्या है भाई? ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट, ओल्डेस्ट रिटन रिलीजियस टेक्स्ट इन इंडिया, ठीक है। सबसे पहले ऋग्वेद बनी थी, राइट? एंड उसके बाद लेटर वैदिक एज में बाकी सारी वेद बननी शुरू हुई, उपनिषद बननी शुरू हुई, क्लियर? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। तो चलिए भाई, इसी सेम कॉन्सेप्ट को हमारी एनसीईआरटी में कैसे बताए, ध्यान देंगे। डेवलपमेंट्स बिटवीन 1900 BCE एंड 600 BCE। तो हमने देखा था 1900 ऑनवर्ड्स डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा हुआ, लेट हड़प्पन कल्चर हुआ, है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन डिटेरियोरेट हो गई। तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया, 1900 से 600 BCE में क्या क्या हुआ, ब्रीफली बहुत कम पॉइंटर्स में बता दिया, जिसको हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। क्या पढ़ा कि भाई 1500 BC किसमें, अर्ली वैदिक एज में हमारी ऋग्वेद कंपोज हुई, है ना, हमने ये पढ़ा। बहुत अच्छे, ये इन्होंने सिंपली पॉइंटर्स दे दिए एनसीईआरटी में। अब क्या हुआ था, इसी टाइम पे ना एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, लोग क्या करने लगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे, राइट? तो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स बन गई थी बिटवीन 1900 टू 600। बहुत ब्रॉड फ्रेम में कुछ कुछ पॉइंटर्स दे दिए हैं, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुई। और क्या हुआ भाई, डेक्कन में और साउथ में क्या हुआ, पेस्टोरल पॉपुलेशंस। पेस्टोरल क्या होता है, जो गाय भैंस कैटल को चराते हैं, ठीक है, एनिमल्स के साथ जो एक्टिविटी होती है उनको चराना, देखभाल करनी, दैट इज पेस्टोरलिज्म, ठीक है। और ये डेक्कन क्या है, ये जो आप
ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं ये है हमारा डेक्कन एरिया। इंडिया के मैप में बीच वाला ये जो एरिया है सराउंडेड बाय वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स ऑन दी साइड्स, ये वाला रीजन जो है इसको डेक्कन रीजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। तो साउथ और डेक्कन एरिया में पेस्टोरलिज्म फॉलो होता था एंड मेजरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बाकी पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर फॉलो करते थे लोग। ठीक है, अब देखो ये चीज हमने पढ़ी हुई है, जिसने भी चैप्टर 1 कवर किया है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन टाइमलाइन। मेगालिथ कल्चर डेवलप्ड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, ये है आयरन एज, जो हमने पूरा एजेस वाला टाइमलाइन पढ़ा ना, आयरन एज, जो मैंने कहा था कि इस टाइम जो है मेगालिथ एज या फिर आयरन एज जो है साउथ में शुरू हो गई थी। राइट, व्हाट इज द टाइमलाइन? यहाँ पे देखो आपका जो चैप्टर 1 है उसी में 1000 BCE ऑनवर्ड्स मेगालिथ कल्चर लिखा है, 1000 BCE। ठीक है, दिस इज मेनली 1000 BCE से 500 BCE मेगालिथ कल्चर जो आपका आयरन एज थी साउथ में, साउथ इंडिया में मेजरली हुई थी। राइट, एमर्जेंस ऑफ, अब देखो अब आगे हम देखेंगे यार 600 BC के अराउंड क्या होगा, अर्ली स्टेट्स, किंगडम्स एंड एम्पायर्स इन इंडिया बनने लगेंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम और ज्यादा देख रहे हैं कैसे डेवलपमेंट हो रही है। राइट, बहुत अच्छे। चलिए अब मेगालिथ कल्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या था ये जो आयरन एज में हमने साउथ इंडिया में देखा। मेगालिथ का मतलब होता है एक बड़ा सा स्टोन, बिग स्टोन। ठीक है, मेगालिथ कल्चर कहाँ पे आया, साउथ इंडिया में आया, ये हमने देख लिया था टाइमलाइन में भी। मेगालिथ कल्चर किससे रिलेटेड था, न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड। हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या देखा, पिट्स में थोड़ा सा ग्राउंड में खुदाई करके डेड को ले डाउन कर देते थे। अब यहाँ पे एक नया मोड आया, नया तरीका आया, न्यू मोड यानी कि न्यू वे ऑफ डिस्पोजल, यानी कि जो डेड है, जो मर गया है, उसको कैसे आप उसकी बॉडी कैसे आप जला रहे हैं या फिर आप उसको ले डाउन कर रहे हैं, तो क्या करें, क्या तरीका है उसको डिस्पोज ऑफ करने का। तो यहाँ पे क्या था, मेगालिथ ग्रेव बनाया जाता था जहां पे बिग पीसेस ऑफ स्टोन लगा दिए जाते थे। देखो यहाँ पे क्या किया, डेड को डिस्पोज कर दिया और उसके ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स लगा दिए। समझे बात? ठीक है, अब आप इसको किस चीज से रिलेट कर सकते हो, जो हम देखते हैं ना वेस्ट में क्रिश्चियंस की जो सेमेट्री होती है ना, वहां पे स्टोन पे जो डेड है उसका नाम लिखा जाता था और नीचे वहां पे उनको ले डाउन कर दिया जाता था। सिमिलरली, राइट, मेगालिथ्स कंटेन स्केलेटन्स, पॉटरी एंड आयरन ऑब्जेक्ट्स। तो क्या क्या मिला मेगालिथ्स में से, भाई स्केलेटन्स मिले। ठीक है, जो ढांचा था, जो द पर्सन हु वाज डेड उसका स्केलेटन मिला, ढांचा मिला, पॉटरी मिली, भाई पॉट्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, आयरन के बने ऑब्जेक्ट्स मिले। इसीलिए इस एज को आयरन एज को बिलोंग किया। क्यों? क्योंकि आयरन के बने ऑब्जेक्ट्स मिले। समझे बात? बहुत अच्छे। आई होप सभी को यहाँ पे क्लैरिटी आ गई है। बहुत आसान भाषा से हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी खुद की वेबसाइट भी है और खुद का ऐप भी है। राइट, तो सारी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। फटाफट से जाके ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। राइट, वहाँ पे आपको बहुत सारे अवेलेबल कोर्सेज मिलेंगे, फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे और हमारी लाइव क्लासेस भी आने वाली हैं, तो वो भी वहीं पे मिलेंगी। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। अभी तक हमने क्या किया, 1900 से 600 BC की बात करी। अब हम 600 BC ऑनवर्ड्स बात करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो 6th सेंचुरी क्या होता है, 6th सेंचुरी यानी कि 100 तो 600 लगा दिया और BC लगा दिया, तो 600 BCE की बात हो रही है। तो बोला गया यार 600 BC एक टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री क्यों है, क्यों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है जहां से कुछ शिफ्ट आया, कुछ चेंज हुआ, तो ये जानते हैं। अब एक चीज थोड़ी सी लिंक करेंगे, ध्यान दो जरा फटाफट से। हमने क्या बात करी थी, कनिंघम की कंफ्यूजन क्या थी, कनिंघम्स कंफ्यूजन इन चैप्टर 1। कनिंघम्स कंफ्यूजन क्या थी, आई होप रिकॉल कर पाए हैं आप। कनिंघम्स कंफ्यूजन क्या थी कि उन्हें लगता था अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो है वो गंगा वैली से शुरू हुआ है। कब से, 600 BC से 400 CE, जो उन्होंने कहा कि गंगा वैली सबसे पहले हमने डिस्कवर करी और इससे पहले कोई
सिविलाइजेशन नहीं थी। दिस वाज द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, राइट, जहां पे गंगा नदी के आसपास जो है सेटलमेंट्स हुई। और कब से कब तक? 600 बीसी से 400 सी तक। हो गया कनेक्ट। और यहाँ पे हम किसकी बात करें? 600 बीसी क्यों एक टर्निंग पॉइंट था? क्यों था? क्योंकि गंगा वैली वहां पे फाइंड हुई थी। चलिए, तो राइज ऑफ सिटीज इन गैंगेटिक रीजन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 6th सेंचुरी। समझ गए? जो अभी पढ़ा उसी को अलग भाषा में लिखा है एनसीईआरटी में। सिटीज जो है गंगा वैली के आसपास, गंगा रीजन के आसपास बननी शुरू हो गई थी। इट वॉज द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। पहली अर्बनाइजेशन कौन सी है हमारी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरी गुड। तो हड़प्पन सिटीज के बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन कौन सी है? गंगा वैली में जो सिटीज है, राइट, जो कि 600 बीसी से शुरू हुई। आई होप मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या होता है? राइज ऑफ अर्ली स्टेट्स, महाजनपदास बनने लगे, राइट। अभी इनको हम डिटेल में समझेंगे क्या है ये। तो भाई अर्ली हम कह सकते हैं स्टेट क्या होती है? जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। कोई हो सकता है रूलर है, राजा है, या ग्रुप ऑफ पीपल है जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उस जगह को चला रहे हैं। तो भाई अर्ली स्टेट्स जिन्हें महाजनपदास बोला, वो भी 600 बीसी ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिली। क्लियर? बहुत अच्छे। अब हम देखेंगे भाई जो हमारा चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 है हमारी बुक का, बुद्धिज्म और जैनिज्म। भाई ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, ये जो सिस्टम्स ऑफ थॉट्स थे, ये भी 6th सेंचुरी बीसी यानी कि 600 बीसी ही में ही अराइज हुए, राइट। और भाई इसी टाइम है आयरन का यूज वाइडली एक्सेप्ट होने लगा, वाइड यूज ऑफ आयरन होने लगा। दीज आर योर सिंपल पॉइंटर्स जो कि एक्चुअल में प्रूव करे 6th सेंचुरी क्यों एक टर्निंग इंपॉर्टेंट पॉइंट था हिस्ट्री में। और क्या हुआ भाई? कॉइनेज सिस्टम, अब बार्टर नहीं, अब कॉइन्स चलेंगे ट्रेड में, यानी कि डेवलपमेंट हो गई है, ट्रेड में डेवलपमेंट हो गई है, कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। सो 600 सेंचुरी एक टर्निंग पॉइंट किस लिए है? क्योंकि गंगा वैली में सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली जो कि अर्बनाइज्ड थी, ठीक है भाई। महाजनपदास का राइज हुआ, बुद्धिज्म जैनिज्म का राइज हुआ, आयरन की यूजेज वाइडली होने लगी, ठीक है, और कॉइनेज सिस्टम और ट्रेड में डेवलपमेंट हुई। क्लियर? बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि अभी के लिए हमने जो प्रिंसिप एंड पियादासी वाला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, उसको स्किप कर दिया है, वो हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि वो अभी इससे रिलेटेड नहीं है, राइट, ठीक है। तो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे लेकिन सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। चलिए जी, तो समझते हैं ये जनपद होते क्या हैं। देखिए, जन कौन होते हैं? लोग, है ना, हम जन हैं। अब जन जहाँ पे पद रख रहे हैं, अपने पैर रख रहे हैं, उसको जनपद बोल दिया, ठीक है। जन का मतलब क्या होता है? पीपल, क्लैन, ट्राइब, ठीक है। पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिली को क्लैन बोल देते हैं, ट्राइब बोल देते हैं, ठीक है। जनपद, लैंड वेयर जन सेटल्ड, जहां पे वो लोग सेटल्ड हैं वो जगह। और महाजनपद भाई लार्ज जनपद, ठीक है, बड़े बड़े जनपद को महाजनपद बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो महाजनपद के क्या फीचर्स थे? इंपॉर्टेंट है ये। तो महाजनपद वर अर्ली स्टेट्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। स्टेट्स मैंने बताया आपको, जहां पे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रूल कर रहा है, कोई प्लान कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, देख रेख कर रहा है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जहां पे किसी सिंगल या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के पास क्या है? पॉलिटिकल पावर है, ठीक है जी। क्लियर? बहुत अच्छे। तो सम महाजनपदास वर रूल्ड बाय राजा और किंग। तो भाई कुछ तो राजा या फिर किंग रूल करते थे कुछ महाजनपदा पे, तो कुछ महाजनपदों में ओलिगार्कीज या फिर रिपब्लिक्स यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे, ठीक है, सेट ऑफ पीपल। क्लियर? बहुत अच्छे। ईच महाजनपद हैड कैपिटल सिटी, हर एक महाजनपद की खुद की कैपिटल, जैसे एक स्टेट है इंडिया में उसकी कैपिटल होती है सिमिलरली, ठीक है। तो महाजनपद हैड स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी यानी कि उस महाजनपद की खुद की एक आर्मी थी जो रेडी रहती थी, राइट, जो
दे वर ऑलवेज ऑन द गो, तैयार रहती थी, डिप्लॉयड रहती थी अलग अलग जगहों पे। महाजनपद हैड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी यानी कि ब्यूरोक्रेसी आज के दिन किसको बोलते हैं हम, जो सरकारी अफसर होते हैं, राइट। सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स ऑफिसर्स, ठीक है, बहुत अच्छे। तो भाई 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, क्लियर। क्या क्या नाम है, गंधार, कंबोज, कुरु, सुरसेना, पंचाला, कोसाला, आपका कोलिया, सकिया, वज्जी, माला, काशी, मगध, अंगा, वंगा, वमसा, छेदी, अवंती और मत्स्य। दीज वर द 16 महाजनपदास, क्लियर। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द मगध एम्पायर। अभी चलेंगे उस पे, ठीक है। मगध, ये देखो हमने यहाँ पे पढ़ा, मगध एक महाजनपदा था। ओलिगार्की को हम गानास या संघर्ष भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल शेयर करते थे पावर, एक संघ बना लिया है, ग्रुप बना लिया, राइट, वे पावर शेयर्ड बाय नंबर ऑफ मेन। बहुत अच्छे। इसके बाद हमारा एक और, इसमें एक और चीज है कि जो कैपिटल सिटी है वो फोर्टिफाइड होती थी, फोर्टिफाइड यानी कि वॉल्ड, ठीक है, फॉर सेफ्टी। एक और चीज है जो हमने देखा 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ब्राह्मणास जो है दे स्टार्टेड कंपोजिंग धर्मसूत्रास, धर्मसूत्रास, ठीक है, जिसमें वो रूल्स लिखते थे जो कि किंग्स को फॉलो करने चाहिए, ठीक है जी। किंग्स को बोला जाता था कि यू कैन कलेक्ट टैक्सेस, आप टैक्सेस लो भाई, जो आर्टिजन्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो एग्रीकल्चरलिस्ट्स हैं, राइट, उनसे थोड़ा सा आप क्रॉप प्रोड्यूस ले सकते हो टैक्सेस के नाम पे, राइट। तो ऑल दिस वाज मेंशन्ड इन द धर्मसूत्रास बाय ब्राह्मणास। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। तो वन ऑफ द 16 महाजनपदास में था मगध, विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, राइट। तो राइज एंड सक्सेस ऑफ मगध जानते हैं, क्यों मगध जो है सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद था। भाई ये जो पीरियड है 600 से 400 BCE के बीच में मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। और ये मगध है कहाँ पे भाई, प्रेजेंट डे बिहार में मगध है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो भाई सबसे पहली बात है कि मगध जो है वो एक फर्टाइल रीजन था, फर्टाइल रीजन जहां पे अच्छे से एग्रीकल्चर हो सके, खेती हो सके, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वहां पे आयरन डिपॉजिट्स काफी ज्यादा थे, यहाँ पे आयरन के डिपॉजिट्स काफी ज्यादा थे, ठीक है, तो आयरन एक्सट्रैक्ट हो सकती थी, रिच इन रिसोर्सेज हो गया। तीसरी चीज क्या है, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा थे यहाँ पे, जो कि आर्मी में इस्तेमाल किए जा सकते थे। फोर्थ चीज क्या है भाई, ये गंगा वैली में था, यानी कि गंगा रिवर के आसपास था, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो थी इस रीजन के आसपास थी। तो भाई कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए फायदेमंद है, राइट। प्रॉस्पेरस रीजन है, वहां पे भाई आपको इरिगेशन के लिए पानी भी है, ट्रेड के लिए भी पानी है, जिससे कम्युनिकेशन हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर 5, मगध की कैपिटल्स को काफी स्ट्रैटेजिक तरीके से चुना जाता था, स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ कैपिटल्स चूज करी जाती थी, सोच समझ के क्या बेहतर रहेगा। जैसे कि पहले थी राजगीर, राजगाह भी बोलते हैं, राजगाह या राजगीर जो थी कैपिटल थी मगध की, क्यों, क्योंकि वो फोर्टिफाइड रीजन था और हिल्स में था, क्लियर। फिर उसको क्या किया गया, शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र पे। पाटलिपुत्र कैपिटल क्यों बनी, क्योंकि भाई यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत आसान था रिवर गंगा के तरफ से। रिवर गंगा थी, क्योंकि रिवर गंगा थी तो ट्रेड और कम्युनिकेशन इजीली हो सकता था। दैट इज वाई पाटलिपुत्र को फिर कैपिटल बना दिया गया। और ये कब हुआ, आपका 400 BCE में पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल। बहुत अच्छे भाई। पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर्स, पावरफुल सबको पता है, एम्बिशियस यानी कि ऐसा शख्स जिसका विजन बहुत बड़ा है, जो बहुत पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है कि मैं ये करूंगा, मैं इसको कॉन्कर करूंगा, मैं पूरा रूल करूंगा एम्पायर, राइट। तो भाई ऐसे जो रूलर्स थे वो कौन थे, बिंबिसारा, अजातशत्रु और महापद्मनंदा। अभी इनका पूरा मैं कॉन्सेप्ट आपको ऐसे क्लियर कर दूंगी, जैसे मैंने बताया लिंक बनानी है तो थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा पहले कौन आए, चल क्या रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे, ये देखिए, ये है बिंबिसारा, ये है अजातशत्रु, ये है महापद्मनंदा, अभी जानेंगे ये है कौन। दिस इज द फोर्थ कैपिटल राजगाह, ये है राजगाह, ठीक है जी। एंड ये है वॉर एलिफेंट्स जो कि इस्तेमाल किए जाते थे। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं।
तो अब ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा। अब हम बात करेंगे कैसे मगध जो एक महाजनपदा था, राइट, तो मगध हम कह सकते हैं किंगडम या एम्पायर में बदल गया था। डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी आके उस पर रूल करने लगी थी। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी थी वो थी हर्यंका डायनेस्टी, जिसके पहले रूलर थे बिंबिसारा, जो हमने पढ़ा ना, ग्रेट रूलर्स लाइक बिंबिसारा। तो ही वाज फ्रॉम हर्यंका डायनेस्टी और उन्होंने 544 से 492 BC तक मगध पे रूल किया। उनके बेटे जो थे उनके बाद आए अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु आए इन 492 टिल 460 BCE एंड फिर कई सारे इनके बेटे अदर सक्सेसर्स आए। क्लियर। उसके बाद देखो, उसके बाद हम आते हैं शिशुनाग डायनेस्टी पे, जिसके बारे में हमारी एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, तो मैं पूरी आपको हिस्ट्री नहीं कराऊंगी, मेंशन करिए। उसके बाद हर्यंका के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आई एंड उसके बाद नंदा डायनेस्टी आई। नंदा डायनेस्टी 345 BC अराउंड आपकी आई, 345 से 321 BC तक। ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। हु वाज द फर्स्ट रूलर, जिनकी हमने फिर अभी एनसीईआरटी में बात सुनी, महापद्मनंदा। ही वाज द फर्स्ट शूद्रा टू रूल, ठीक है, महापद्मनंदा, ठीक है जी। उनके बाद इनके जो बेटे थे धनानंद, वो पावर में आए। धनानंद ही वाज वेरी करप्ट एंड क्रूअल रूलर, राइट। तो अब क्या हुआ, आगे देखोगे आप कि इस टाइम जब धनानंद रूलर थे तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो आए टू कॉन्कर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट ही डिड नॉट अटैक मगध रीजन। क्यों? क्योंकि बहुत पावरफुल था वो रीजन। तो भाई इस टाइम चाणक्य जो कि तक्षशिला के एक स्कॉलर थे, राइट, उन्होंने धनानंद से हेल्प मांगी कि भाई हमें हेल्प करो टू सेव फ्रॉम अलेक्जेंडर, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब चाणक्य रीच्ड आउट टू चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य से जब उन्होंने हेल्प मांगी तो ऑब्वियसली अब क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश किया, ठीक है जी। सो मौर्यन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 322, तो 322 से 185 BC तक आपका मौर्यन एम्पायर चला, जिसकी अब हम एनसीईआरटी में डिटेल में बात करेंगे, समझे आप। तो भाई मौर्यन एम्पायर के पहले रूलर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद कौन है, बिंदुसार, उनके बेटे, ठीक है। और उसके बाद बिंदुसार के 3 बेटे थे, उनमें से अशोक बिकेम द रूलर, ठीक है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, देवनामपिया या फिर पियादासी के नाम से बुलाते हैं। तो अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ दैट टाइम। 268 से 232 BC तक इन्होंने रूल किया। आई होप अब सभी को ना थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है कि यार चल क्या रहा है। ये जो एनसीईआरटी में आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी नाम दे दिए हैं, राइट, तो ये उसका हमने थोड़ा सा कनेक्शन बनाया है ताकि आप रिलेट कर सको यार, है ना, कि हो क्या रहा है। क्लियर, बहुत अच्छे। अब चलते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। चलिए, तो मौर्यन एम्पायर जो हमने जाना भाई, हाउ डिड वी लीड अप टू मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर किसने एस्टैब्लिश किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब, 321 BCE में, राइट। कैपिटल क्या थी मौर्यन एम्पायर की, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया है क्योंकि ये बहुत वाइड स्प्रेड हुआ था, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ था, बहुत सारी टेरिटरीज को इंक्लूड किया गया था कॉन्कर करके बाय द मौर्यास। फर्स्ट 3 मौर्यन एम्परर्स कौन है, नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार एंड फिर अशोका, जो हमने पढ़ा, ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट द मौर्यन एम्पायर। हमें पता कैसे चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, ये सब क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता लगता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो सबसे पहला सोर्स है हमारा इंडिका। इंडिका क्या है, इंडिका वी कैन से बुक ऑफ अकाउंट्स रिटन बाय मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था भाई, ही वाज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द मौर्यन एम्पायर, ठीक है, ग्रीस से आया एक एम्बेसडर था इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, राइट। उसके बाद जो हमारा दूसरा सोर्स है वो है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य कौन है, कौटिल्य इज चाणक्य का दूसरा नाम, ठीक है। चाणक्य वाज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसमें कई बातें बताई गई हैं। इट वाज अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग। पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है मगध मौर्यन एम्पायर का, वो अर्थशास्त्र में लिखा हुआ था। तीसरा रिसोर्स है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है मेंशन, विच इज मुद्रा रक्षसा रिटन बाय विशाखदत्त। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इज बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट्स
बुद्धिज्म और जैनिज्म के टेक्स्ट जिसमें हमें इस पीरियड के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ पुराणिक लिटरेचर। पुराणिक लिटरेचर क्या है? जो कि पुराना थी, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स में लिखा जाता था, और बहुत सारी संस्कृत लिटरेरी वर्क्स में भी जो मौर्यन एम्पायर के बारे में है बातें मिली हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि हमारे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? कुछ लिखा हुआ किसी सरफेस पे, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो कोई लीफ हो, कुछ भी हो सकता है। स्कल्पचर्स, राइट, जो हम स्कल्पचर्स देखते हैं, है ना, एंड कॉइन्स, ये सारे जो वी कैन से एविडेंसेस हैं, इनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस माना जाता है, राइट। सो जूम करके आपका जो आंसर है वो ये रहा। क्लियर? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अशोक की। He was the greatest Mauryan emperor. He was the greatest, सबसे ज्यादा महान मौर्यन एम्परर अशोक को माना जाता है। अब आप देखेंगे कि एक मेजर इवेंट जो हुआ ना, वो ये था कि उन्होंने 261 BCE में कलिंगा को भी हरा दिया और अपने एम्पायर के अंडर ले लिया। कलिंगा क्या है? ओडिशा। तो उन्होंने कलिंगा को भी हरा के अपने एम्पायर में ले लिया, यानी कि उनका जो एम्पायर है नाउ इट वाज स्ट्रेच्ड ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब यार मेन बात, ये कलिंगा की जो वॉर थी ये टर्निंग पॉइंट थी अशोक की लाइफ में। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे वो ह्यूमन लाइफ्स का हो या किसी भी चीज़ का हो, राइट। सो द कलिंगा वॉर कॉज्ड अशोक ग्रेट सॉरो। बहुत उन्होंने सैडनेस एक्सपीरियंस करी कि मैं किस रास्ते पे चल पड़ा हूँ। ही बिकेम वेरी क्रूअल, राइट। सो अशोक ने क्या किया? अबैंडन यानी कि छोड़ दिया पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, हमला करना, कॉन्कर करना जगह को उन्होंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, और उन्होंने पीस को अपना लिया, पाथ ऑफ पीस को अपना लिया, और वो उस पर चलने लगे। एंड ही बिकेम फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, राइट। वो बुद्धिज्म फॉलो करने लगे। एंड तब जाके अब हम देखेंगे जो धम्मा की पॉलिसी है, राइट, कैसे उन्होंने प्रीच की बुद्धिस्ट फिलॉसफी को, राइट। आगे देखते हैं। तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोका के इंस्क्रिप्शंस जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है मौर्यन एम्पायर को जानने के लिए। ये देखो, एक स्टोन पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ लिखा हुआ है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये प्राकृत लैंग्वेज में है, प्राकृत लैंग्वेज में है, ठीक है। चलिए, सो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन रॉक। तो भाई अशोका पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब यानी कि लिखा, इंस्क्रिप्शंस की तरह बनाया, है ना, लिखित किया। कहाँ? सब्जेक्ट्स यानी कि जो प्रजा है ना, और उनके जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, स्टोन रॉक पे वो लिख के अपने मैसेजेस बताते थे, ठीक है। तो ये जो स्टोन रॉक्स बचे हैं इनसे हमें जानकारी मिलती है। अशोका यूज्ड इंस्क्रिप्शंस टू प्रोपोगेट धम्मा। प्रोपोगेट यानी कि फैलाना, वो धम्मा को फैलाते थे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। ये धम्म क्या है अभी हम जानेंगे। अशोका's inscriptions provide information about his career, policies and extent of the empire। तो भाई इन्हीं इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें पता चलता है अशोका का करियर कैसा रहा, कौन कौन सी पॉलिसीज उन्होंने अपनाई थी, कितना फैला हुआ था उनका मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन की भाषा क्या थी? प्राकृत। जैसा मैंने बताया प्राकृत लैंग्वेज में ये लिखे गए थे। लेकिन कुछ कुछ जगह जो इंस्क्रिप्शंस की भाषा है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में, नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन की तरफ अरामाइक एंड ग्रीक भाषा में लिखे जाते थे। क्लियर? एंड जो स्क्रिप्ट है अशोकन इंस्क्रिप्शन की, स्क्रिप्ट जैसे हिंदी बोलते हैं लेकिन स्क्रिप्ट है देवनागरी, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस की स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी, जिस तरीके से आप लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट यूज्ड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन में क्या स्क्रिप्ट थी? खरोष्टी, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट को थोड़ा सा अलग से बताया है। एंड क्योंकि एम्पायर बहुत फैला हुआ था तो अफगानिस्तान में कौन सी स्क्रिप्ट यूज होती थी? अरामाइक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट यूज होती थी अशोकन इंस्क्रिप्शंस की। क्लियर है? बहुत अच्छे। जानते हैं ये धम्म था क्या? धम्म एक पॉलिसी थी। धम्म इज अ प्राकृत वर्ड विच मीन्स धर्म इन संस्कृत। तो भाई धर्म है धम्म, धम्म प्राकृत भाषा में है, संस्कृत में उसे धर्म बोलते हैं। धम्म पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय एम्परर अशोक
धम्म वॉज मॉरल एंड एथिकल कोड, जो आपको करना चाहिए, जो एथिक्स और मॉरल्स के हिसाब से गाइडेड है, जो सही है, राइटियस डूइंग। धम्म वॉज नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं थी। इट वॉज बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, बट कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं थी कि अगर आप ये रिलीजन फॉलो करते तो आपका ये रिचुअल है, ऐसा नहीं था। धम्म पॉलिसी इनिशिएटेड टू, क्या क्या होता था धम्म पॉलिसी में, क्या क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल्स थे भाई, सोशल और रिलीजियस टेंशंस को एलिमिनेट करो, यानी कि ये जो डिफरेंसेस है सोसाइटी में, रिलीजन कह सकते हैं रिलीजन के बेसिस पे या फिर कोई भी और बेसिस पे, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, उसको खत्म करो, रिमूव करो, इक्वालिटी लाओ। अशोक एंग्रेव्ड हिज व्यूज ऑन धम्म इन रॉक एडिक्ट्स। तो भाई ये जो धम्म पॉलिसी की बातें हैं, ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू स्टोन पे लिख के अशोक अपने सब्जेक्ट्स और ऑफिशियल्स तक पहुंचाते थे। तो ये रॉक एडिक्ट्स क्या है? एडिक्ट्स है रॉक पे लिखे हुए प्रोक्लमेशंस। प्रोक्लमेशन क्या होता है? जैसे कोई नोटिफिकेशन है, कोई ऑर्डर है, ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। रिस्पेक्ट करना, ओबीडियंट रहना पेरेंट्स की तरफ, टीचर्स, एल्डर्स की तरफ, ये सब धम्म का हिस्सा है। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म, ठीक है जी। जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणा, एसेटिक्स एंड पुअर पीपल, ठीक है, तो भाई सबके टुवर्ड्स आपको जेनरस रहना है, अच्छा भाव रखना है, राइट। तो ब्राह्मणाज यू नो, एसेटिक्स हो गए सन्यासी लोग, सन्यासियों को, पुअर की तरफ, इनकी तरफ जेनरस भावना रखनी है, इनकी हेल्प करनी है। स्लेव्स को और सर्वेंट्स को काइंड होके अच्छे से ट्रीट करना है। रिलीजियस टॉलरेंस बनाए रखनी है। दूसरा अगर कोई और रिलीजन का है, मैं कोई और रिलीजन की हूँ, तो उसकी तरफ आपको अच्छे से रिलेशन बनाने, ये नहीं कि आप वॉयलेंस कर रहे हैं या भेदभाव, डिफरेंस की फीलिंग ला रहे हैं। अहिंसा प्रैक्टिस करनी है। अहिंसा क्या होता है गांधी जी? अहिंसा की प्रैक्टिस यानी कि नॉन वॉयलेंस, ठीक है। फॉलोइंग ट्रूथफुलनेस, सच बोलना है, मॉरल्स को फॉलो करना है एंड प्योरिटी बनाए रखनी है। दीज वर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म विच मीन्स धर्म। क्लियर, बहुत अच्छे, राइट। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोका ने धम्म महामत्तास को अपॉइंट किया था, जो कि स्पेशल ऑफिसर्स थे जिनकी ये ड्यूटी थी कि आपको धम्म का मैसेज स्प्रेड करना है, राइट, हमारे सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है। बहुत अच्छे। अब हम चलेंगे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था मौर्यन एम्पायर में, उसी में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इतने बड़े एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, उससे पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि कितना बड़ा था ये एम्पायर, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपको मैप क्लियरली दिख रहा होगा कितना वाइड स्प्रेड है ये एम्पायर, ठीक है। हम देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहा है, राइट। पूरा आपका मेजरली यहाँ नॉर्थ इंडिया है, राइट। फिर आपका डेक्कन रीजन भी है, राइट। बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है जो मौर्यन एम्पायर है। क्लियर। अब इतने बड़े एम्पायर को कैसे एडमिनिस्टर करते थे, कैसे सब कुछ कोऑर्डिनेट करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, सिक्योरिटी, आपका अगेन आर्मी, राइट, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती थी, चलिए जानते हैं। तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द मौर्यन एम्पायर। पहला जो पॉलिटिकल सेंटर था वो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, ठीक है। दूसरा, ये आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है, पी टत्स, ठीक है, पीटीयूटीज, ऐसे आप याद कर सकते हैं, पीटीयूटीज, ठीक है। तो पाटलिपुत्र तक्षशिला प्रोविंशियल यानी कि टेम्पररी कैपिटल, राइट। उज्जैनी प्रोविंशियल कैपिटल यानी कि आपकी पॉलिटिकल सेंटर, तोशाली प्रोविंशियल कैपिटल और सुवर्णनगरी। तो आपका पीटीयूटीज क्या है? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली एंड सुवर्णनगरी। अब कैसे ये कैपिटल्स को सिलेक्ट किया जाता था, सेंटर्स को? पॉलिटिकल सेंटर्स हैं ये जहां एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती थी, राइट। तो भाई यूनिफॉर्म यानी कि एक तरीके का सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा है, वास्टनेस यानी कि बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, और डाइवर्स यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग अलग रीजन्स हैं, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पे था? कैपिटल और प्रोविंशियल कैपिटल्स, प्रोविंशियल सेंटर्स के अराउंड, ठीक है, जो हमारे पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, इन 5 के अराउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सबसे ज्यादा मैनेज थी चीजें, ठीक है। अब भाई कैसे सेलेक्ट किया? तक्षशिला और उज्जैनी, क्योंकि वो ट्रेड रूट के पास में सिचुएटेड है, ट्रेड रूट्स के पास में सिचुएटेड है, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड आसानी से होगा, इसीलिए तक्षशिला और उज्जैनी को चुना। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, आपका दिस इज तक्षशिला, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की तरफ इजीली ट्रेड हो पाएगा, एंड दिस इज आपकी उज्जैनी, ठीक है। अगेन यहाँ से ट्रेड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट पास पड़ेगा, ठीक है, दीज वर नियर द ट्रेड रूट्स। सुवर्णनगरी, लिटरली द गोल्डन माउंटेन, सुवर्णनगरी को अगर ट्रांसलेट करें तो मीनिंग आएगा गोल्डन माउंटेन। ये इंपॉर्टेंट क्यों था भाई? क्योंकि यहाँ पे गोल्ड माइंस थे, गोल्ड माइंस थे, यानी कि अगर खुदाई करेंगे तो गोल्ड एक्सट्रैक्ट हो पाएगा, एंड ये था साउथ में, सो दिस इज सुवर्णनगरी इन कर्नाटका, ठीक है। ये सारी जो पॉइंट्स हैं, ये सारी जो प्लेसेस हैं, ये मैप के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो सुवर्णनगरी, गोल्ड माइंस थे वहां पे जिससे हम गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते थे कर्नाटका में, इसीलिए सुवर्णनगरी को चुना साउथ में, ठीक है, बहुत अच्छे। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग था, कैसे कम्युनिकेशन होता था? ट्रेड होता था, लैंड रूट से भी होता था और रिवर रूट से भी होता था, राइट, गंगा वैली, गंगा रिवर के थ्रू भी होता था, ठीक है, बहुत अच्छे। जर्नीज फ्रॉम द सेंटर टू प्रोविंसेस कुड हैव टेकन वीक्स। तो भाई जब आप पाटलिपुत्र से अलग अलग प्रोविंस में जाना चाहेंगे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णनगरी, तोसाली, तो आपको हफ्ते लग जाते थे, राइट, वीक्स लग जाती थी, ठीक है। तो द अर्थशास्त्र में बताया गया है, जो बारीकी डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स, बारीक बारीक डिटेल्स बताई गई हैं अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग कैसे भाई एलिफेंट्स को कैप्चर किया जाता था, कैसे मिलिट्री कोऑर्डिनेशन होता था, कैसे एलिफेंट्स को कैप्चर करते थे, ये सारी डिटेल्स अर्थशास्त्र में बताई गई हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बहुत अच्छे, चलिए देखते हैं जरा। भाई मेगास्थनीज जो ग्रीक एम्बेसडर थे, उन्होंने मेंशन करी है कमिटी, एक कमिटी थी जिसके अंडर 6 सब कमिटीज थी, राइट, ये कमिटी है ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, उसके अंदर 6 अलग अलग कमिटीज हैं, ठीक है, जिससे मिलिट्री कोऑर्डिनेशन हो पाती है, आर्मी को हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ठीक है। तो जो पहली कमिटी थी वो नेवी को देखती थी, दूसरी कमिटी ट्रांसपोर्ट को देखती थी, ठीक है, तीसरी कमिटी जो फुट सोल्जर्स हैं, यानी कि जो पैदल वी कैन से, एक तो होती है आपकी कैवेलरी जो घुड़सवार होते हैं, राइट, एक होती है आपकी इन्फेंट्री जो फुट सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ है हॉर्सेस को देखती थी, फिफ्थ है चैरियट्स जो आपके रथ होते थे, रथ वाली आर्मी होती थी, और 6th है एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के लिए सब कमिटीज बनाई गई थी, विच आर मेंशन्ड बाय मेगास्थनीज इन इंडिका। क्लियर, बहुत अच्छे। अब एक हमारा ये टॉपिक आता है कि मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट था या नहीं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन पता तो होना ही चाहिए कि लिखा क्या है। तो भाई बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट क्यों था, देखते हैं। जब हिस्टोरियंस ने मौर्यन एम्पायर के बारे में जानना शुरू किया तो तब थी 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी यानी कि आपका 1801 से 1900, ठीक है। तो तब इंडिया कॉलोनियल रूल, यानी कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, हम ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे। तो भाई हिस्टोरियंस बहुत ज़्यादा अमेज हुए, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइट किया, यार हो सकता है इंडिया में पहले कोई एक एम्पायर था, राइट, अर्ली इंडिया में एक एम्पायर था जो चैलेंजिंग था और एक्साइटिंग था फॉर इंडियन हिस्टोरियंस। जब उन्होंने फाइंड आउट करना शुरू किया, मौर्यास के जो स्टोन स्कल्पचर थे उनको बहुत अच्छा एक स्पेक्टेकुलर आर्ट का पीस माना गया, एग्जाम्पल माना गया जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। तो मौर्यन स्टोन स्कल्पचर्स, राइट, मौर्यन जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स थे वो बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग थे, इंटरेस्टिंग थे।
Indian historians found the message on Ashokan inscriptions very different from that of other rulers, right? जो धम्म था, this was unique, ये कुछ अलग था जो पहले historians ने नहीं देखा था. And nationalist leaders in the 20th century regarded Ashok as an inspirational नेशनल फिगर. इसीलिए मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट था. इंपॉर्टेंट क्यों नहीं था भाई? क्योंकि केवल 150 ईयर्स मौर्यन एम्पायर चला, कुछ ज्यादा बहुत साल नहीं चला. मौर्यन एम्पायर डिड नॉट एनकम्पास द इंटायर सबकॉन्टिनेंट. पूरा सबकॉन्टिनेंट नहीं वो कवर कर पाए, क्योंकि साउथ में हम देखेंगे चोलास, पांड्याज, राइट, जो जैसे दिस इज द मैप, ये जो टिप है दिस वाजंट कवर्ड बाय मौर्यन एम्पायर. एंड जो हमारा नॉर्थ में वी कैन से जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, उसमें आधा जो रीजन था इट वाज नॉट कवर्ड बाय मौर्यन एम्पायर. क्लियर? सो दीज वर द रीजन्स व्हिच वर नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूनिफॉर्म नहीं था, जहां पे प्रोविंशियल सेंटर थे वहीं पे स्ट्रॉन्ग था. और भाई सेकेंड सेंचुरी बीसी तक, अब हम आगे चलेंगे. अब क्या हुआ? सेकेंड सेंचुरी बीसी यानी कि 200 बीसीई से क्या हुआ? छोटे छोटे नए चीफडम्स और किंगडम्स बनने लगे इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 200 BCE onwards. So this was all about the Mauryan Empire. I hope सबको क्लैरिटी आ गई है. आगे चलते हैं. चलिए जी, अब हमने जैसे देखा मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है. डिसइंटीग्रेट यानी कि अब उसके टुकड़े हो गए हैं. नो मोर स्ट्रॉन्ग एम्पायर. अब क्या हुआ? रीजनल, जगह जगह डिफरेंट रीजन्स में किंगडम बन गए, अलग अलग किंगडम्स बन गए. क्लियर? कौन कौन से बने, कब बने, चलिए देखते हैं. ये आपकी टाइमलाइन के लिए इंपॉर्टेंट है. फाइन, ये क्लैरिटी आएगी तभी हम आगे रिलेट कर पाएंगे. अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर की जगह किसने ली, तो भाई शुंगा डायनास्टी आई. शुंगा डायनास्टी के बाद कन्वा डायनास्टी आई थी, जिन्होंने फिर मगध पे रूल किया था. तो भाई मौर्यंस के बाद शुंगाज आए थे, फिर कन्वाज आए थे. ठीक है, ये एक बात हो गई. उसके बाद 200 से 100 BC के बीच में क्या हुआ? नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है, नॉर्थ वेस्ट, अगर ये सब कॉन्टिनेंट है तो ये वाला रीजन, नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंडो ग्रीक्स ने कंट्रोल किया. इंडो ग्रीक्स वर कंट्रोलिंग द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और वहीं सेंट्रल या फिर डेक्कन जो इंडिया है, ये अपना डेक्कन क्या है, ये वाला पार्ट सेंट्रल इंडिया, डेक्कन इंडिया में सतवाहना एम्पायर का राइज हुआ था. एंड साउथ इंडिया की बात करें, जैसे हमने देखा था कि मौर्यंस का इतने रीजन में कोई कंट्रोल नहीं था. सो दिस वाज द चोलास, चेरास एंड पांड्यास, राइट. आप देखेंगे यहाँ पे चोलास, यहाँ पे चेरास एंड यहाँ पे पांड्यास का रूल था इन द साउथ. तो साउथ इंडिया में 200 से 100 BC के अराउंड आपका जो है चोलास, चेरास, पांड्यास का रूल था. इंडो ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट में आए एंड सतवाहना एम्पायर आपका सेंट्रल डेक्कन इंडिया में था. क्लियर? जिसको हम आंध्राज भी बोलते हैं. बहुत अच्छे. अब देखेंगे कि क्या हुआ भाई अराउंड 100 BCE, 100 BC से 200 CE. अब क्या हो रहा है? 200 CE में आ गए. क्या पहले क्या चल रहा था? 500 BC पास है, 600 BC दूर है. अब क्या हुआ? 100 BC दूर है, 200 CE पास है. तो अब हम कॉमन एरा में आ गए, इस साइड आ गए हैं टाइमलाइन के. तो दिस इज द सेकेंड सेंचुरी. क्लियर? अब ये सेकेंड सेंचुरी की बात हो रही है, नॉट सेकेंड सेंचुरी BCE. क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना. इसीलिए अब ये जो 200 CE है ये हमारे से आज प्रेजेंट डे से पास है देन 200 BCE, दैट वाज बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, तो 100 BC से 200 CE के बीच में शाकाज ने वेस्ट इंडिया पे कंट्रोल कर लिया. क्लियर? बहुत अच्छे. एंड भाई फिर आते हैं कुशानाज इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन. नॉर्थ वेस्ट जहां इंडो ग्रीक्स थे, फिर कुशाना एम्पायर यहां पे होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड अराउंड 320 CE आएंगे गुप्तास. ठीक है, गुप्तास जो कि मगध और नॉर्थ इंडिया को काफी ज्यादा घेर लेंगे, कंट्रोल करेंगे. जिनके रूलर्स की बात करें, सबसे पहले रूलर चंद्रगुप्त 1. ठीक है, ये उनका टाइम पीरियड है. फिर समुद्रगुप्त और फिर चंद्रगुप्त 2. दीज वर द 3 मेन मेजर गुप्ता रूलर्स. बहुत अच्छे. उसके बाद हम देखेंगे कि हर्षवर्धन वॉज द किंग ऑफ कन्नौज फ्रॉम आपका 600 AD के आसपास. हर्षवर्धन जो है
आफ्टर गुप्ताज वो आए, पोस्ट गुप्ता पीरियड की हम बात कर रहे हैं। दिस वाज द टाइम व्हेन चाइनीज पिलग्रिम्स, भाई चाइनीज ट्रैवलर्स इंडिया में आ रहे थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की सर्च में, बुद्धिस्ट लिटरेचर को ढूंढने। क्लियर? एंड यहाँ पे अब पोस्ट गुप्तन पीरियड की जब हम बात करेंगे तो साउथ में चालुक्य और पल्लवा डायनेस्टी आती है, कर्नाटका में चालुक्याज एंड तमिलनाडु में पल्लवास अराउंड 500 to 600 CE। ठीक है, पोस्ट गुप्ता की बात हो रही है, पोस्ट गुप्ता एम्पायर की बात हो रही है। डेक्कन रीजन में सतवाहानाज नहीं बल्कि वकटकाज ने रूल किया। ठीक है, वकटकाज ने। एंड भाई इसके बाद है कि इस्लामिक इन्वेजन हुआ, है ना। द अरब्स कॉन्कर्ड द सिंध रीजन एंड इस्लामिज्म, जो हम बुक 2 से पढ़ेंगे कैसे इंडिया में सूफी मूवमेंट का राइज हुआ, वो सब आता है। क्लियर? दिस इज अ ब्रीफ टाइमलाइन of what all happened after the disintegration of the Mauryan Empire। क्लियर है? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा कि इंडो ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट रीजन में थे। ठीक है, साउथ में चोला, इधर चेराज और इधर पांड्याज आएंगे। डेक्कन में सतवाहाना एम्पायर। ठीक है, एंड इधर मगध रीजन में शुंगाज आए और फिर कन्वाज आए। क्लियर? बहुत अच्छे। दिस वॉज द एक्सटेंट ऑफ द गुप्ता एम्पायर। सेकेंड सेंचुरी अराउंड से दिस वॉज द एक्सटेंट ऑफ कुशानाज, जो नॉर्थ वेस्ट में आई, जिधर कनिष्काज एम्पायर लिखा है, हु वॉज अ कुशाना रूलर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देखेंगे कलिंग, राइट, इधर जो हमने हर्षवर्धन पढ़े, हु वॉज द किंग ऑफ कलिंगा, ओडिशा रीजन है ये। एंड यहाँ पे चोलास, चेराज और पांड्यास हमारे आते हैं। बहुत अच्छे। चलिए अब जो टाइमलाइन पढ़ी उसको कनेक्ट करते हैं एनसीईआरटी के साथ। तो न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, अब अलग अलग टाइप के किंगडम्स आ गए अलग अलग जगह पे। कुछ जगह चीफ्स होते थे, कुछ जगह किंग्स होते थे साउथ में। ठीक है, चीफ्स कौन है भाई, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी। ये देखिए, टॉकिंग अबाउट द किंगडम्स, चोलास, चेराज एंड पांड्यास इन तमिलकम, उस रीजन को तमिलकम बोला है, जिसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। आज के दिन का तमिलनाडु रीजन, आंध्र प्रदेश और केरला को तमिलकम रीजन बोला है, जिधर चोलास, चेराज और पांड्यास का रूल था। ठीक है जी, हमारे वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में सतवाहानास का रूल था, राइट, जो हमने डेक्कन बोला, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। एंड फिर शाकास इन द नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जब शाकास आए तो सतवाहानास का जो एरिया था रूल का, वो थोड़ा कम हो गया। क्लियर? इन द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स। बहुत अच्छे। चलिए जी, अब तमिलकम, जब भी हम साउथ के बारे में पढ़ते हैं तो संगम लिटरेचर, संगम टेक्स्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। ये क्या है? दीज आर द literature that was used in this period in this region। early Tamil poems डिस्क्राइबिंग चीफ्स के बारे में जो पोएम्स बताती हैं किस तरीके से वो रिसोर्सेज को एक्वायर करते थे, यानी कि अपने अंडर रिसोर्सेज को लेते थे, चाहे वो लैंड हो चाहे वो कुछ भी हो, एंड कैसे उसको बांटते थे, राइट। ये सब हमें तमिल पोएम्स में मिला है, जिसको हम तमिल संगम लिटरेचर या तमिल संगम टेक्स्ट बोलते हैं। चलिए जी, अच्छा जी, अब गहापति एक न्यू टर्म है जो कि इस्तेमाल हुई है। गहापति आप समझ लो जैसे हम बोलते हैं जो घर का मुखिया होता है, राइट। सो गहापति वाज द ओनर, मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड, घर का मुखिया, जिसके पास क्या है, कंट्रोल है ओवर द विमेन, जो घर की विमेन है, लेडीज हैं, जो बच्चे हैं घर के, जो घर के नौकर चाकर हैं, स्लेव्स हैं, जो वर्कर हैं, उन सब पे किसका कंट्रोल है? जो घर का मुखिया होता है, गहापति होता है, ठीक है। हु शेयर्ड अ कॉमन रेसिडेंस, तो ये जो सब एक घर में रहते हैं, जहां पे जिसके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल है, जो कि ओनर है उस हाउस होल्ड का, घर का, उसको गहापति बोला जाता था, राइट। ये टर्म कभी कभी किस लिए यूज करी जाती थी? स्टेटस ऑफ मेन को दर्शाने के लिए, कि कैसा जो मेन है, मेल है, उनका स्टेटस होता था सोसाइटी में, जो कि अर्बन एलिट से आते थे, यानी कि जो कि काफी अपर क्लास से आते थे, इंक्लूडिंग वेल्दी मर्चेंट्स। सो वेल्दी मर्चेंट्स वर गहापतीज एज वेल। चलिए अब हम जानेंगे चीफ्स और चीफडम्स। किंग्स और किंगडम्स तो हमें पता है, ये चीफ्स क्या है, चलिए जानते हैं। A chief is a powerful man whose position may or may not be hereditary। hereditary यानी कि जो किंग है उसका बेटा ही किंग बनेगा, फिर उस किंग के बेटे का बेटा किंग बनेगा, राइट। सो दिस इज हेरिडिटरी, जो कि लीनिएज में चलती है,
फैमिली लीनिएज में चलती है, तो भाई ये जो चीफ की पोजीशन है ये हो सकता है हेरिडिटरी भी होती थी और कभी कभी हेरिडिटरी नहीं भी होती थी। कोई अगर किसी में वो जज्बा है, करेज है रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की, तो वो भी चीफ बन जाता था, राइट। जो चीफ है उसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? किन्सफोक से। किन्सफोक, किन का मतलब होता है फैमिली, तो फैमिली मेंबर से सपोर्ट मिलता था चीफ को, ठीक है। His functions may include performing special rituals, leadership in warfare and arbitrating disputes. तो चीफ के फंक्शन क्या क्या होते थे? स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करना, ठीक है, कुछ हवन हो गया, इस टाइप से जो भी रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करना। वॉर, जंग जब होती थी तो उसको लीड करना, लीडरशिप दिखाना, वहाँ पे सब कुछ मिलिट्री मैनेज करना। एंड जब किसी दो के बीच में वाद विवाद हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो डिसीजन लेना, आर्बिट्रेटिंग यानी कि रिजॉल्व करना उन डिस्प्यूट्स को, समाधान निकालना। He receives gifts from his subordinates. जो चीफ से छोटी पोजीशन पे जो भी लोग थे उनसे गिफ्ट्स मिलते थे चीफ को। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है? किंग्स क्या करते थे? टैक्सेस कलेक्ट करते थे, लेकिन चीफ्स को गिफ्ट्स मिलते थे इंस्टेड ऑफ टैक्सेस, ठीक है। और इन गिफ्ट्स को वो अपने सपोर्टर्स में बांट देते थे। जनरली देर आर नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स इन चीफडम। चीफडम में कोई भी रेगुलर आर्मीज, मिलिट्री नहीं होती थी और ना ही ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, क्लियर, जो किंगडम्स में होते थे। क्लियर है डिफरेंस? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। तो समझ लो किंगडम बड़ा लेवल पे है और चीफडम और चीफ थोड़े छोटे लेवल पे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब हम चलते हैं कुशानास पे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि पहले इंडो ग्रीक्स थे नॉर्थ वेस्ट में, फिर कुशानास आए, तो दिस वाज द नॉर्थ वेस्ट का जो पूरा कुशान एम्पायर है, ठीक है। दिस इज द कुशान एम्पायर, क्लियर। अच्छा, अब कुशानास को ना डिवाइन किंग्स बोला जाता था, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। कुशानास अपने आप को गॉड से एसोसिएट करते थे, भगवान से लिंक करते थे, डिवाइन बुलाते थे। तो भाई कुशान्स अराउंड आपका 100 BC से 100 CE के बीच में आए, ठीक है, 1st सेंचुरी के आसपास आए। Who ruled over a vast kingdom extending from Central Asia to Northwest India. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कौन सा रीजन? नॉर्थ वेस्ट रीजन, और एशिया का सेंट्रल रीजन, काफी हद तक एशिया का सेंट्रल रीजन, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, क्लियर। अब हमें इनके बारे में कैसे पता चलता है? क्या सोर्सेज हैं? सोर्सेज जो हमें कुशान रूलर्स के बारे में बताते हैं वो है कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दैट इन्फॉर्म अस अबाउट द कुशानास, कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। बहुत अच्छे। अच्छा, अब मेन फीचर क्या है कि वो अपने आप को गॉड से एसोसिएट करते थे, वो अपने आप को डिवाइन किंग्स मानते थे। दे आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद वेराइटी, अलग अलग तरीके के गॉड्स के साथ वो अपने आप को लिंक करते थे, आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है। Colossal statues of Kushan rulers have been found installed. ये देखिए, ये एक स्टैचू है, कोलोसल यानी कि ह्यूज, मैसिव, बहुत बड़े स्टैचूज। वी कांट से ये स्पेसिफिकली कनिष्का का है या नहीं, बट ये कुशान रूलर का बोला गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ह्यूज हमें बड़े बड़े स्टैचूज मिले हैं कुशान रूलर्स के। कहाँ पे? एक श्राइन में। श्राइन क्या होती है? जहाँ पे गॉड को रखा जाता है, राइट, जो मंदिर है, जो प्रॉपर श्राइन है, मंदिर के अंदर जहाँ पे गॉड को स्थापित किया जाता है वो श्राइन होती है। तो एट मठ इन मथुरा, उत्तर प्रदेश, हमें काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टैचूज मिले हैं कुशान रूलर्स के। एंड अफगानिस्तान में एक श्राइन में हमें मिले हैं अगेन स्टैचूज, क्लियर। तो 2 प्लेसेस, मठ इन मथुरा एंड अफगानिस्तान में, 2 जगह श्राइन्स में हमें कुशान रूलर्स के स्टैचूज मिले हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या थी? पहली चीज क्या हुई भाई? वो स्टैचूज बनवाते थे स्कल्पचर के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? वो अपने आप को टाइटल देते थे। कैसे टाइटल देते थे? जैसे कि देवपुत्र, देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड, राइट। तो ऐसे टाइटल्स देके वो अपने आप को गॉड्स के साथ एसोसिएट करते थे और डिवाइनली गॉड लाइक खुद को दर्शाते थे। बहुत अच्छे। अराउंड 4th सेंचुरी से हमें क्या पता चला है कि गुप्ता एम्पायर आ गया था, राइट। तो सोर्सेज कैसे हमें पता चलता है गुप्ता हिस्ट्री के बारे में? भाई डिफरेंट लिटरेचर, राइट, जो रिटन टेक्स्ट है उनको पढ़ के, कॉइन्स को देख के, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनको देख के,
प्रशस्तीज, प्रशस्तीज क्या होती है? प्रशस्तीज होती है वो पोएम्स जो कि एक रूलर की तारीफ में बनाई गई हैं, कंपोज्ड इन प्रेज, प्रेज यानी कि तारीफ, ठीक है, अच्छा बोलना किंग के बारे में बाय पोएट्स। तो एक फेमस प्रशस्ति कौन सी है? द प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं क्योंकि वो इलाहाबाद के पिलर पे लिखा हुआ है, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखा था बाय हरिसेन, who was the court poet of Samudragupta. Clear? So in the praise of the king, Prayag Prashasti is written down. This is the Prayag Prashasti on the Allahabad pillar. ठीक है, बहुत अच्छे, क्लियर। सो दीज आर द सोर्सेज जो हमें गुप्ता हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। एंड ये है गुप्ता एम्पायर, अराउंड 320 ऑनवर्ड्स ये शुरू हुआ, विच इज एट 4th सेंचुरी। क्लियर। श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, उसके बाद आए चंद्रगुप्त 1, फिर समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त 2 जो हमने पढ़ा। क्लियर, बहुत अच्छे। फाउंडर ऑफ द गुप्ता एरा इन 319 CE, चंद्रगुप्त 1, फिर समुद्रगुप्त। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इनके अंडर ही पाया गया। ही वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्लियर। एंड चंद्रगुप्त 2 ही वॉज नोन एज विक्रमादित्य। राइट, क्लियर, बहुत बढ़िया। सो दिस इज चंद्रगुप्त 1, दिस इज समुद्रगुप्त, दिस इज श्रीगुप्त एंड दिस इज चंद्रगुप्त 2। बहुत अच्छे, ये हमने टाइमलाइन में कवर कर लिया है। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि सोर्सेज में क्या क्या आता था। इंस्क्रिप्शंस आते थे, कॉइन्स आते थे, स्कल्पचर आते थे, लेकिन इंस्क्रिप्शंस पूरी जानकारी तो नहीं देते, केवल वही बताते हैं जो किंग बताना चाहता था। राइट, तो हिस्टोरियंस और भी डिटेल में जानना चाहते थे अबाउट द किंग एंड द किंगडम। राइट, तो देखा कि ऑर्डिनरी लोग तो लिख नहीं रहे हैं, उधर उस टाइम कोई लिखता नहीं था, हमारे पास कोई ऑर्डिनरी पीपल के अकाउंट्स नहीं है, तो कैसे जो है हम जाने इसके बारे में। तो भाई हिस्टोरियंस ने जटकास एंड पंचतंत्रास को एग्जामिन किया, जो कहानियां लिखी गई थी अराउंड द मिडल ऑफ 1st मिलेनियम CE। 1st मिलेनियम CE के बीच में, मिडल में पाली भाषा में, पाली भाषा थी ऑर्डिनरी लोगों की भाषा, उसमें जो ओरल कहानियां चलती आई थी, इतने सालों से सुनते थे लोग, उसको लिखा गया था। तो इन्हीं जटकास को, इन्हीं पंचतंत्रास को हिस्टोरियंस ने पढ़ा और जानने की कोशिश करी कि उस टाइम पे क्या ऑर्डिनरी पीपल बोलते थे, सोचते थे, क्या होता था, उनकी लाइव्स कैसी थी। तो स्पेसिफिकली द गंदा तिंडू जटका की बात हुई है, जिसमें बताया है कि जो किंग था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, अत्याचारी था, एंड उसके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर्ड थे उससे। राइट, तो ये एक कहानी है जिसमें भाई फिर वो जो राजा है वो भेष बदल के जाता है, इन डिस्गाइज, यानी कि अपना भेष बदल के जाता है जानने के लिए अपनी प्रजा में कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और फिर उसे पता चलता है कि हर कोई तो मुझे गाली दे रहा है, कर्स कर रहा है कि भाई हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। राइट, रात को भाई चोरी होती है और दिन में टैक्स कलेक्टर्स आके टैक्स ले जाते हैं, हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं है। राइट, सो दिस इज एन एग्जाम्पल। राइट, तो इन सिचुएशन से बचने के लिए जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो विलेज छोड़ देते थे, गांव छोड़ देते थे और फॉरेस्ट्स में चले जाते थे, क्योंकि वहां कोई टैक्स नहीं होता था। क्लियर, दीज आर सम ऑफ द स्टोरीज। पंचतंत्रा, राइट, हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। ये हमारी जटका टेल्स हैं जो मैंने बताया, स्टोरीज फ्रॉम जटकास एंड जटका रिमेन्स। क्लियर, ठीक है। तो ये है कैसे चेंजिंग कंट्री साइड, जो पीपल हैं, जो गांव, कंट्री साइड क्या होता है, गांव, जो गांव के लोग हैं वो क्या सोचते थे, जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या सोचते थे किंग के बारे में। राइट, पॉपुलर परसेप्शन, यानी कि पॉपुलर यानी कि जो सोसाइटी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सोचते हैं अबाउट द किंग, वो स्टोरीज के थ्रू हिस्टोरियंस ने जाना। बहुत अच्छे। अच्छा, तो हमने पढ़ा कि भाई लोग क्या करते थे, गांव छोड़ के फॉरेस्ट में रहने चले जाते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्या करते थे, असल में सोचते थे कि मैं जो है अपना क्रॉप प्रोड्यूस बढ़ाऊं, ज्यादा खेती करूं ताकि मैं टैक्स अच्छे से दे पाऊं। तो जानते हैं कैसे वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाते थे, क्योंकि टैक्स भी देना पड़ता था। क्या क्या तरीके थे, व्हाट वर डिफरेंट वेज इन विच दे वर एबल टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला प्लाव एग्रीकल्चर, प्लाव का इस्तेमाल करना है ना। ये देखो, कैटल को बांध के ये प्लाव जो है सॉइल को ऐसे फरोज बना देता है, तो प्लाव एग्रीकल्चर फॉलो करते थे। ये स्पेशली जो रिवर वैलीज हैं जहां पे फर्टाइल अलुवियल सॉइल होता था, वहां पे प्रैक्टिस होता था, इन रिवर वैलीज ऑफ गंगा एंड कावेरी रिवर। ठीक है, बहुत अच्छे। एंड प्लाव एग्रीकल्चर 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स यूज होने लगा था।
और जानते हैं प्लाव के बारे में, जो आयरन की टिप होती थी प्लाव की, है ना, जिससे अलूवियल सॉइल को टर्न, है ना, उसको ऐसे थोड़ा खोदा जाता था ताकि उसमें सीड्स बो कर सके, ठीक है, इन एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल। तो आयरन टिप्ड प्लाव वाज यूज्ड, ठीक है। फिर एक नई चीज आई ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होती है? राइस को उगाने के लिए, पैडी की प्रोडक्शन के लिए, पैडी यानी कि राइस कल्टीवेशन के लिए यूज की जाती है जहां पे काफी ज्यादा पानी होता है, राइट। तो ऐसे एरियाज जहां पे काफी ज्यादा पानी है, ठीक है, पानी की कमी बिल्कुल नहीं है, वहां पे ट्रांसप्लांटेशन का यूज करके राइस कल्टीवेट करी जा रही थी, राइट। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज भी लोग यूज करने लगे थे, जैसे कि वेल्स, टैंक्स और कैनाल्स, जिससे ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो और वो अच्छे से टैक्स दे पाए। दिस इज द आयरन टिप्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन आप देख सकते हो कैसे पैडी ग्रो होती है एंड ये इरिगेशन कैनाल्स हैं, राइट। ट्रांसप्लांटेशन क्या है? इन ट्रांसप्लांटेशन सीड्स आर फर्स्ट ब्रॉडकास्ट, सीड्स को ऐसे फैलाया जाता है, फिर जब छोटे छोटे सैपलिंग्स ग्रो हो जाते हैं तो उनको निकाल के वापस प्लांट कर देते हैं वाटर लॉग्ड फील्ड्स में, वाटर से भरी फील्ड्स में उनको निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाता है। सो दिस इज हाउ पैडी राइस इज ग्रोन। क्लियर? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में, गांव में क्या सब इक्वली थे? क्या सबको इक्वल बेनिफिट हुआ था? ये जो हमने एग्रीकल्चरल ग्रोथ का पढ़ा, जी नहीं, अनइवन बेनिफिट था। ये हमें कैसे पता चलता है? तमिल संगम टेक्स्ट, तमिल संगम टेक्स्ट में 3 कैटेगरीज मेंशन्ड हैं। पहली लार्ज लैंड ओनर्स जिनको वेलालर बोला गया, दूसरी प्लाउमैन जिनको उजावर बोला गया, एंड तीसरी स्लेव्स जिनको अधिमाई बोला गया, राइट। फिर बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, जिसमें अगेन 3 डिफरेंट क्लासेस मेंशन्ड है। लार्ज लैंड होल्डर्स थे, स्मॉल पेजेंट्स थे एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे। वहीं पाली टेक्स्ट में, ऑर्डिनरी पीपल की भाषा में, लार्ज लैंड होल्डर्स और स्मॉल पेजेंट्स को क्या कैटेगराइज किया, क्या बोला गया? गहापतीस बोला गया, राइट। सो दिस वाज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल सोसाइटी। चलिए जी, लैंड ग्रांट्स वाला जो आपका टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो उसमें हमारा जो एक पैराग्राफ आता है, पर्टिकुलरली क्या लैंड ग्रांट्स जो है वो विमेन कर सकती थी? चलिए जानते हैं। तो संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अनुसार विमेन के पास भाई जो है प्रॉपर्टी नहीं होती थी। विमेन वर नॉट सपोज्ड टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड, यानी कि भाई विमेन के पास खुद का लैंड नहीं होता था, दे कुड नॉट बी दी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन एक एक्सेप्शन मिला है जो कि है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता II, यानी कि गुप्ता पीरियड की बात हो रही है। चंद्रगुप्ता II की जो डॉटर थी प्रभावती गुप्ता, उनके पास लैंड था। She was married into वकटकास। वकटकास कहाँ पे? डेक्कन में जो पावरफुल थे, तो भाई वो वकटकास में उनकी शादी हो रखी थी। एंड एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें पता चलता है कि प्रभावती गुप्ता के पास खुद की लैंड थी, जो उन्होंने फिर ग्रांट कर दी, दान में दे दी। दिस में हैव बीन बिकॉज, अब क्या हम कह सकते हैं कि ये जो जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी है, इसमें हम कह सकते हैं क्योंकि ये क्वीन थी, इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। हर एक विमेन के पास ऐसा नहीं होता था। दिस इज एन एक्सेप्शन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, राइट। क्लियर? पहली चीज ये हो गई जो हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये हो गई कि ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रोविजंस है संस्कृत लीगल टेक्स्ट्स के, राइट, जो धर्मसूत्रास, धर्मशास्त्रास में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, वो हर जगह यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं होता था। यूनिफॉर्मली यानी कि एक जैसा इंप्लीमेंट नहीं होता था हर जगह। कुछ जो रूलिंग क्लासेस है वो इनमें हो सकता है नहीं मानती थी। क्लियर? ये वाला जो पैराग्राफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्षचरिता पे एक सोर्स है, तो उसी का थोड़ा सा सेगमेंट यहाँ पे जो पता होना चाहिए। हर्षचरिता क्या है? बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन वाज द किंग ऑफ कन्नौज, जो हमने पढ़ा है ना। तो कन्नौज के जो किंग थे हर्षवर्धन, उनकी लाइफ पे जो बेस है वो है हर्षचरिता, ठीक है। कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट बन भट्टा। तो किसने लिखे? बन भट्टा ने लिखे, जो कि उनके कोर्ट पोएट थे अराउंड 7th century CE इन संस्कृत लैंग्वेज। क्लियर? चलो, ये एक पार्ट था लैंड ग्रांट्स का, बाकी समझ लेते हैं क्या बताया NCERT में।
चलिए तो हमें लैंड ग्रांट्स के बारे में पता कहाँ से चलता है? इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शंस क्या है? जो रिटन टेक्स्ट हमें मिला है। तो भाई इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स भी हमें मिले हैं लैंड ग्रांट से रिलेटेड, एंड ऑन कॉपर प्लेट्स, ठीक है, कॉपर की एक स्लेट टाइप, उस पे भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अबाउट लैंड ग्रांट्स, जिसमें लिखा है जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, लैंड इतना इसको दिया, ठीक है, कब दिया, ऐसे करके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। एंड मोस्टली उसमें हमने देखा है कि लैंड ग्रांट्स किसको हुआ है? नंबर 1 ब्राह्मणास को हुआ है या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को हुआ है, राइट? इन दोनों को मेजरली लैंड ग्रांट्स हुआ है। एंड क्या लैंग्वेज है जिसमें हमें ये इंस्क्रिप्शंस मिले हैं? मोस्टली जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, राइट? कई जगह 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है लोकल लैंग्वेजेस में भी मिले हैं, तमिल और तेलुगु, ठीक है, तमिल और तेलुगु में भी मिले हैं हमें इंस्क्रिप्शंस। बात करते हैं साइज की, कितना लैंड दिया जाता था? तो भाई रीजनल वेरिएशन थी साइज में, रीजनल वेरिएशन यानी कि अलग अलग साइजेस के लैंड डोनेट होते थे, ऐसा नहीं है कि कुछ एक ही साइज का लैंड डोनेट होता था। क्लियर? यहाँ पे वाई, क्यों लैंड ग्रांट्स किए जाते थे, क्यों किंग्स लैंड ग्रांट करते थे? तो भाई इसका पहला जो ओपिनियन है वो है कि ये किंग्स की एक स्ट्रैटेजी थी जिसके थ्रू वो एग्रीकल्चर वाला जो एरिया है उसको एक्सटेंड कर सके बाय ग्रांटिंग दैट लैंड, ठीक है। दूसरी क्या बोला गया है कि भाई किंग्स की जो पावर है वो वीक हो रही थी, तो वो अपनी फ्रेंड्स सपोर्टर बनाने के लिए, उनको बहलाने फुसलाने के लिए लैंड ग्रांट दे रहे थे, गिफ्ट कर रहे थे लैंड, ताकि वो उनके सपोर्ट में आ जाए, ठीक है। सो वीकनिंग पॉलिटिकल पावर। एंड तीसरा बोला है कि अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए कि देखो मैं इतना सुपीरियर हूं कि मैं आपको लैंड ग्रांट कर रहा हूं, समझे। सो दिस वाज ऑल अबाउट लैंड ग्रांट्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें एक हमारा सोर्स है पाटलिपुत्र को लेके, हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र जो बताता है। तो भाई हर एक सिटी की अपनी खुद की एक हिस्ट्री होती है। जानते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, जो कि एक शुरू में विलेज थी, गांव थी, नोन एज पाटली ग्राम। ग्राम गांव का मतलब होता है, राइट, टुडेज पटना। फिर 5th सेंचुरी बीसीई में मगध के रूलर्स ने अपनी कैपिटल राजगृह, राजागृह से जब शिफ्ट करी पाटलिपुत्र में, तो इसका नाम बदल दिया और पाटलिपुत्र कर दिया, जो हमने पढ़ा था, है ना, बहुत अच्छे। फिर 4th सेंचुरी बीसीई में ये कैपिटल थी मौर्यन एम्पायर की, ठीक है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन एशिया मौर्यन एम्पायर के अंडर। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई जब चाइनीज ट्रैवलर्स, चाइनीज पिलग्रिम यानी कि जो बाहर से ट्रैवलर्स आ रहे हैं, राइट, सो चाइनीज पिलग्रिम ज़ुआनज़ैंग विजिटेड द सिटी इन 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में जब चाइनीज पिलग्रिम ज़ुआनज़ैंग आए, उन्होंने बोला कि ये तो एकदम खत्म हो गई है, रूइंस में है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, एंड बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ रहती है, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। क्लियर? अब हमारा जो है एक नया टॉपिक आया है, न्यू सिटीज। अब हम क्या कर रहे हैं, वापस से जहां पे हमने छोड़ा था महाजनपदास पे, वहां पे जा रहे हैं। अभी हमने क्या किया, कंट्री साइड रूरल गांव की बात करी थी, अब हम वापस आ गए हैं जहां जो हमने पहले पढ़ा, न्यू सिटीज, जो हमने 600 BC वाली सिटीज पढ़ी ना, गंगा वैली की बात करी थी। तो मेनी ऑफ सिटीज वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास, बहुत सारी सिटीज महाजनपदास की कैपिटल थी, जो हमने पढ़ा, है ना। जो मेजर टाउन्स हैं वो कम्युनिकेशन रूट्स के आसपास जो है लोकेटेड थे, ताकि कम्युनिकेशन और ट्रेड इजी हो सके, ये भी हमने पढ़ा। पाटलिपुत्र रिवरीन रूट्स के आसपास थी, है ना, जहाँ रिवर के थ्रू ट्रेड और कम्युनिकेशन हो सके। उज्जैनी लैंड रूट्स के आसपास थी, हमने पढ़ा, है ना, प्रोविंशियल सेंटर थी उज्जैनी। पुहार वॉज नियर द सी कोस्ट। मथुरा वॉज सेंटर ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो ये न्यू सिटीज की बात हो रही है, जो हमने 6th सेंचुरी BC में महाजनपदास पढ़ी, वहीं उनकी कैपिटल सिटीज मोस्टली ये थी, एंड इनकी खासियत बता दी है। क्लियर? बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये सी कोस्ट, नदी के किनारे थी पुहार और मथुरा। कमर्शियल यानी कि ट्रेड और कॉमर्स जहां होता है, कल्चर जहां पे ज्यादा प्रोपोगेट होता है, और पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें मथुरा में, इट वाज द सेंटर ऑफ इट। क्लियर? बहुत अच्छे। चलिए जी, अब अपना टॉपिक आता है अर्बन पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन, शहर में रहने वाले लोग जो थे, एलीट पीपल, हाई क्लास पीपल एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स, जो क्राफ्ट्समैन थे, राइट, जो प्रोडक्शन में काम करते थे, राइट। तो भाई हमें शुरू से ही पता है किंग्स एंड रूलिंग एलीट जो हैं वो फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे, वॉल्ड सिटीज जो होती थी, राइट, क्लियर। अब क्योंकि हम इन जगहों पे एक्सकवेशन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आज के दिन यहाँ पे लोग रहते हैं, तो हमें कैसे पता चलता है इनके बारे में, किंग्स और रूलिंग एलिट्स के बारे में? थ्रू सम आर्टिफैक्ट्स, क्लियर। आर्टिफैक्ट्स यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें क्या क्या आता है? फाइन पॉटरी बोल्स, बहुत ही बारीक तरीके से जो पॉटरी के थ्रू जो कटोरिया बाउल्स बनाई गई हैं उनके थ्रू पता चलता है, डिशेस के थ्रू पता चलता है, जो कि ग्लॉसी फिनिश में, एक ना अलग तरीके का ग्लॉसी फिनिश था इन यूटेंसिल्स पे, जिसको बोला गया नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, समझ गए? जो कि रिच पीपल के यूटेंसिल्स, कटोरी, पॉटरी, पॉट्स, इन सब में ग्लॉसी सा फिनिश था, जिसको नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोला गया है। प्रोबेबली ये रिच यूज करते थे, तो ये एक आर्टिफैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, क्लियर, बहुत अच्छे। उसके बाद भाई जो लोग शहर में रहते थे, क्या कौन कौन है उसमें? जो वॉशिंग फोक है, राइट, जो कपड़े धोने का काम करते हैं, वीवर्स हैं, वीवर्स जो सिलाई बुनाई करते हैं, स्क्राइब्स जो लिखते हैं, ठीक है, कारपेंटर्स लकड़ी का काम करते हैं, पॉटर्स पॉटरी करते हैं, गोल्डस्मिथ्स गोल्ड का काम करते हैं, ब्लैकस्मिथ्स आपके आयरन का काम करते हैं, ऑफिशियल्स जो ऑफिसर्स थे, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट्स ट्रेड का काम करते हैं, एंड किंग्स। तो दिस वाज द अर्बन पॉपुलेशन। तो हमें कैसे पता चला कि भाई ये अलग अलग तरीके के लोग रहते थे शहर में? थ्रू वोटिव इंस्क्रिप्शंस, वोटिव इंस्क्रिप्शंस। वोटिव इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या है भाई? वोटिव इंस्क्रिप्शंस में लिखा होता था कि हमने क्या गिफ्ट दिया है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने, दे वर द डोनर, ठीक है, जिन्होंने कोई गिफ्ट दिया है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। तो भाई इस वोटिव इंस्क्रिप्शन में लिखा होता था डोनर कौन है, किसको दिया है, उसको डोनी बोलते थे, क्या दिया है। तो इसके थ्रू हमें पता चलता है डिफरेंट पीपल दैट स्टेड ओवर देयर, ओके। फिर हमें भाई कई जगह गिल्ड्स और श्रेणीज के नाम भी मिलते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की। जैसे ब्लैकस्मिथ्स का एक ग्रुप हो गया, उनको गिल्ड या श्रेणी बोला है, ठीक है। सारे क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स मिलके, मर्चेंट्स मिलके जो है डोनेट कर रहे हैं। तो ये गिल्ड्स और श्रेणीज के भी नाम हमें मिले हैं वोटिव इंस्क्रिप्शंस में। बहुत अच्छे। अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट। ट्रेड के बारे में जानेंगे। जैसे हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में जाना भाई, है ना, मेसोपोटामिया के साथ, ओमान के साथ, है ना, बहरेन के साथ। तो यहाँ पे भी ट्रेड जानते कैसे होता था, कहाँ कहाँ होता था, क्या पता चला है। तो भाई 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स ही जो हम टाइम फ्रेम पढ़ रहे हैं, 600 BC से ही, जैसा हमने पढ़ा, लैंड और रिवरिन रूट्स आ गए थे, है ना। लैंड, रिवर एंड सी रूट्स डेवलप्ड क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, का मतलब यही है, फैले हुए थे चारों ओर, राइट। ओवरलैंड ट्रेड, अगर हम लैंड से ट्रेड करने की बात करें तो कहां तक फैला है? सेंट्रल एशिया तक जा रहा है एंड उसके भी पार जा रहा है। सेंट्रल एशिया, एशिया का जो बीच वाला हिस्सा, स्थान वाली कंट्रीज हैं आज के दिन, राइट। आपकी सारी स्थान वाली कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारी सेंट्रल एशिया में आती है। तो यहां तक हमारा लैंड रूट फैला हुआ था। पोर्ट्स, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, है ना, जो पोर्ट्स होते हैं सी ट्रेड में जो हेल्प करते हैं, पोर्ट्स डॉटेड द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन जो सी का किनारा है वहाँ पे पोर्ट्स होते थे फॉर सी ट्रेड। ये हमारा बना लेते हैं इंडिया, दिस इज अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो हमारी जो पोर्ट्स हैं, कोस्ट लाइन, कहाँ से? एक्सटेंडिंग अक्रॉस अरेबियन सी टू ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट यहाँ है, ठीक है, ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका से लेके वेस्ट एशिया, ठीक है जी, वेस्ट एशिया की तरफ हमारा जो वेस्ट एशिया कौन सा होता है? जो हमारी कौन सी कंट्रीज हैं? जो हमारी अरब कंट्रीज हैं, वहां तक हमारे सी रूट्स थे। एंड थ्रू बे ऑफ बंगाल टू साउथ ईस्ट एशिया, बे ऑफ बंगाल के थ्रू हम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना को कनेक्ट करते थे। तो सिंपल मैप के थ्रू हम ये डिकोड कर पाए हैं क्या लिखा है। बेसिक ज्योग्राफी है, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे उन्हें क्या बुलाते थे? मसत्तुवन, मसत्तुवन इन तमिल एंड सेठीज
एंड सतवाहानाज इन प्राकृत। प्राकृत भाषा में सेठीज और सतवाहानाज बोलते थे जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे, जो ट्रेड करते थे, और तमिल में मसत्तुवन बोलते थे। क्या क्या ट्रेड होता था भाई? व्हाट वर द गुड्स दैट वर ट्रेडेड? सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल ओर्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर यानी कि वुड लॉक्स जो लकड़ी होती है, मेडिसिनल प्लांट्स लाइक नीम, ये सब ट्रेड होता था। और भाई इंडिया तो फेमस था ही स्पाइसेस के ट्रेड के लिए, तो ट्रेड ऑफ स्पाइसेस भी होता था, स्पेशली पेपर। सॉल्ट एंड पेपर वर इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर। तो भाई रोमन एम्पायर, अब हम देख पा रहे हैं दैट वी आर इवन ट्रेडिंग विद द यूरोपियन कंट्रीज। क्लियर? बहुत अच्छे। टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े, क्लॉथ एंड मेडिसिनल प्लांट्स ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटरेनियन। अरेबियन सी के थ्रू मेडिटरेनियन सी, यूरोप में ये जाती थी। क्लियर? बहुत बढ़िया। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके बाद हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कॉइन्स एंड किंग्स का। कॉइन्स एंड किंग्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोथ योर CUET एंड बोर्ड्स। बहुत जरूरी है क्योंकि हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा एंड ये सोर्सेज हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन इज अ कॉइन in which symbols were punched or stamped onto the metal surface। जैसे हमने सील में देखा ना, वैसे ही कॉइन्स में कुछ सिंबल्स ऐसे पंच कर दिए हैं, ठीक है, वो पंच मार्क्ड कॉइन्स हो गए। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स एक स्टडी है, एक पढ़ाई है कॉइन्स की। सो द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमिस्मैटिक्स, जिसमें आप जो जो कॉइन पे लिखा हुआ है, जैसे कि स्क्रिप्ट किस भाषा में लिखा है, क्या इमेजेस हैं, राइट, पूरा एनालिसिस करते हो और ये फाइंड आउट करते हो कि कब ये प्रोबेबली ये कॉइन्स यूज होते थे। क्लियर? जैसे आर्कियोलॉजी एक स्टडी है वैसे ही न्यूमिस्मैटिक्स एक स्टडी है। चलिए जी, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स आप देख सकते हो, ये इमेजेस आपको दिख रही हैं, है ना, ये पंच्ड हैं, कॉइन्स पे छपी हुई हैं। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, तो सिल्वर एंड कॉपर SC याद कर लो, ठीक है। तो सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स जो हैं वो शुरुआत में 600 सेंचुरी ऑनवर्ड्स सबसे ज्यादा यूज होते थे। मिंटेड यानी कि बनते थे और यूज होते थे। कॉइन्स मिंट होते हैं, बनते हैं, ठीक है, उसको मिंट बोलते हैं, मनी मिंट करना, कॉइन्स मिंट करना, और फिर इस्तेमाल होते थे। कौन से? सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क्ड कॉइन्स फ्रॉम द 600 BCE ऑनवर्ड्स, ठीक है, शुरुआत से जो हमने पढ़ा था। न्यूमिस्मैटिस्ट्स भाई जिन्होंने पढ़ाई करी हुई है कॉइन्स को स्टडी करने की, उन्होंने कॉइन्स को बार बार एनालाइज किया, स्टडी किया है, जिससे वो समझ पाए कि क्या क्या कमर्शियल नेटवर्क्स थे, कैसे ट्रेड होता था, क्या वैल्यू थी, ये सब समझना। तो भाई कॉइन्स कौन मिंट करता था? किंग्स। कॉइन्स वर इशूड बाय किंग्स। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वहां तब किंग्स कॉइन्स को इशू करते थे, ठीक है। मर्चेंट्स, बैंकर्स, टाउन्स पीपल ऑल्सो इशूड सम ऑफ दीज कॉइन्स। कुछ कुछ कॉइन्स भाई मर्चेंट्स जो ट्रेड कर रहे हैं वो इशू करते थे, कुछ कुछ बैंकर्स करते थे, कुछ कुछ लोकल पीपल करते थे, ठीक है। चलिए यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती है। द फर्स्ट कॉइन्स, अभी आपके सीधा सीधा MCQ शुरू हो गए हैं। द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स। पहले ऐसे कॉइन्स जिसमें रूलर्स के नाम लिखे हैं और उनकी फोटो छपी है, वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स कहाँ पे आए थे? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आए थे। तो द इंडो ग्रीक्स एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन 2nd सेंचुरी BC। पढ़ा हुआ है, ये रहे इंडो ग्रीक के कॉइन्स। तो नंबर 1, ठीक है, 200 BC के अराउंड। बहुत बढ़िया। आगे देखिए नेक्स्ट, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स। पहले गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स, यहाँ सिल्वर और कॉपर यूजुअली थे, ठीक है। पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू करे? कुशानाज ने। कुशान्स ने इन द 1st सेंचुरी CE। तो कुशान गोल्ड कॉइन्स 1st सेंचुरी CE। तो गोल्ड जब भी आएगा तो कुशानाज आपको याद करना है, दोज हु एसोसिएटेड देमसेल्व्स विद गॉड। बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर पे होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स। तो होर्ड्स यानी कि उस टाइम के रोमन कॉइन्स के बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं जो संभाल के रखे गए थे, प्रोबेबली वो पूरा एक स्टॉक मिला है, रिमेन्स मिले हैं रोमन कॉइन्स के फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन साउथ इंडिया। तो यार साउथ इंडिया में हमें रोमन कॉइन्स देखने को मिले। सो व्हाट डज दिस सजेस्ट? ट्रेड होता था रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच में। समझे बात? बहुत अच्छे। नंबर 4, ट्राइबल रिपब्लिक्स।
सच एज योधियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो भाई ये कुछ ट्राइबल वी कैन से ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनके पास कंट्रोल था, जैसे कि योधियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इन्होंने भी कॉइन्स इशू करे। क्लियर? सो दिस इज अ योधिया कॉइन। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर देखिए नंबर 5, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर प्योर गोल्ड कॉइन्स। सबसे शानदार प्योर गोल्ड कॉइन्स अगर हम देखें तो गुप्ता रूलर्स के थे। आप डिफरेंस देख सकते हो कुशाना गोल्ड कॉइन्स और गुप्ता गोल्ड कॉइन्स में क्या शाइन है, राइट? सो मोस्ट स्पेक्टेकुलर प्योर गोल्ड कॉइन्स हमें गुप्ता रूलर्स के मिले। बहुत अच्छे। और भाई 6th सेंचुरी सीई ऑनवर्ड्स फिर गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो रिमेन्स उनके हमें मिलना बंद हो गए। सो 600 BCE to 600 CE. This is what our chapter is all about, right? बहुत बढ़िया। तो भाई अब इसीलिए कि भाई 600 CE ऑनवर्ड्स तो हमें कॉइन्स देखने को नहीं मिले, तो क्या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी? क्या हो सकता है ट्रेड खत्म हो गया हो जो हमें कॉइन्स देखने को नहीं मिले? ठीक है, सो फ्रॉम 6th सेंचुरी CE ऑनवर्ड्स देयर आर फ्यूअर फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। हमें गोल्ड कॉइन्स बहुत कम मिले हैं, तो इससे क्या कह सकते हैं कि क्या एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी? देखते हैं भाई। कुछ लोग कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया, रोमन एम्पायर खत्म हो गया था, इसीलिए हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी खत्म हो गया। क्लियर? वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नए टाउन्स, न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड शुरू हो गए, तो नए टाउन्स आ गए, आप डिफरेंट जगह डिफरेंट पीपल के साथ ट्रेड करने लगे। एंड यहाँ तक कि इन्होंने बोला कि कॉइन्स की जो बात है वो इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट्स में हमें मिली है इवन आफ्टर 600 CE। क्लियर? बहुत अच्छे। एक और जो हमारा सोर्स है द मलाबार कोस्ट प्रेजेंट डे केरला, राइट? दिस इज द मलाबार कोस्ट जो हमारा प्रेजेंट डे केरला है, इसको मलाबार कोस्ट बोलते हैं, राइट? बोलते थे भी। सो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, यहाँ पे आप देखेंगे, राइट? द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, दिस वॉज द वर्क, दिस वॉज अ बुक composed by an anonymous Greek sailor। नाम नहीं पता है, किसी ग्रीक सेलर ने। सेलर कौन होता है? जो सी के थ्रू ट्रैवल करता है, राइट? तो 1st सेंचुरी सी के अराउंड इन्होंने एक वर्क लिखा था, बुक लिखी थी, जिसमें पेरिप्लस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग सेलिंग अराउंड एंड एरिथ्रियन वाज द ग्रीक नेम फॉर द रेड सी। तो रेड सी के आसपास, यहाँ आप देखोगे रेड सी के आसपास ये सेल करते थे प्रोबेबली। इस बुक में ट्रेड एक्टिविटीज विद केरला कोस्ट, विद मलाबार कोस्ट मेंशन्ड हैं। तो इससे हमें पता चलता है भाई कि इवन अराउंड 1st सेंचुरी CE ट्रेड वॉज गोइंग ऑन। समझे बात? लिंक्स बने, बहुत बढ़िया। चलो ये हमारा प्रिंसेप पियादासी आ गया, राइट? जो हमारा शुरुआत का ही टॉपिक है एंड इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई जेम्स प्रिंसेप कौन थे? वो एक ऑफिसर थे इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जब ब्रिटिशर्स आ गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कॉइन्स बनते थे उधर एक ऑफिसर थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अब हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ही डिसाइफर्ड यानी कि डिकोडेड यानी कि अंडरस्टूड ब्राह्मी एंड खरोष्टी इन द 1838 साल में 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को समझा, डिकोड किया। हमने पढ़ा था ना कि ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट इस्तेमाल होती थी, राइट? These scripts used in the earliest inscriptions and coins। तो इसको इन्होंने समझा। He identified a king referred to as पियादासी मीनिंग प्लेजेंट टू behold, एंड ये पियादासी कौन है? अशोक, राइट? हमने पढ़ा था अशोकन इंस्क्रिप्शंस कई जगह ब्राह्मी में है, कई जगह खरोष्टी में है, राइट? तो इन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने ये स्क्रिप्ट डिकोड करी एंड फिर इन्होंने बताया कि पियादासी मेंशन्ड है जगह जगह, जो कि अशोक को रेफर करते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे, प्यारे, प्लेजेंट टू behold, समवन हु इज क्लोज टू यू, वेरी, ठीक है, बहुत अच्छे। क्लियर? तो समझ गए यहाँ पे। अब देखो इंस्क्रिप्शंस का एक आपका बॉक्स है, जो हमने समझ लिया था इंस्क्रिप्शंस क्या है, ऐसी राइटिंग्स, कुछ लिखा हुआ जो कि एंग्रेव्ड है, कहाँ पे? हार्ड सर्फेसेस पे, सच एज स्टोन, मेटल और पॉटरी। क्लियर? इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा होता है? या तो अचीवमेंट्स कि भाई हमने ये जंग जीती, ये किया, वो किया, या कोई एक्टिविटीज,
चाहे कोई ट्रेड रिलेटेड हो या कोई आइडियाज जैसे धम्मा प्रोपोगेट करना हुआ, राइट, क्लियर, ऑफ दोज हु कमीशन देम यानी कि जो लिख रहा है, राइट, जो लिखने वाला है उसकी तारीफ हो सकती है, उसके अचीवमेंट्स हो सकते हैं, उसकी एक्टिविटीज हो सकती है, उसके आइडियाज हो सकते हैं। इट इंक्लूड्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग्स ने किस किस को हराया, कौन कौन सी टेरिटरी कॉन्कर करी, डोनेशंस, किस किस को लैंड ग्रांट दिया, मेड बाय विमेन एंड मेन टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, जैसा हमने पढ़ा। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस, जो सबसे ओल्ड इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में मिले हैं, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी को कैसे डिसाइफर किया, कैसे डिकोड किया। Most scripts used to write modern Indian languages are derived from ब्राह्मी। तो भाई आज के दिन जो भी हम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लिख रहे हैं, चाहे वो आपकी संस्कृत है या कोई और लोकल लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट से है। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी के लेट से, यानी कि आपका कह सकते हैं 1780 के बाद से, यूरोपियन स्कॉलर्स एडेड बाय इंडियन पंडित्स, यानी कि यूरोपियन स्कॉलर्स हेल्प्ड बाय, एडेड यानी कि हेल्प्ड बाय इंडियन पंडित्स, वर्कड बैकवर्ड्स फ्रॉम कंटेम्प्ररी बंगाली एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। तो भाई क्या किया, 1780 की बात है, अभी जो हमारे पास बंगाली और देवनागरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, देवनागरी भाषा में, बंगाली भाषा में जो भी हमारे पास टेक्स्ट हैं, उनको हमने पुराने टेक्स्ट से कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर किया, क्लियर, समझे बात। तो इस तरीके से किसने, यूरोपियन स्कॉलर्स और इंडियन पंडित्स ने इस तरीके से पीछे चलते गए। आज जो हमारे पास है, जो हम समझ पा रहे हैं, उसको पिछले मैन्यूस्क्रिप्ट टेक्स्ट से कंपेयर किया, ओल्डर स्पेसिमेंस से, क्लियर, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, सो खरोष्टी वॉज द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्थ वेस्ट। हमने पढ़ा नॉर्थ वेस्ट, जो सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स कंटेन द नेम्स ऑफ किंग्स रिटन इन ग्रीक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स। तो भाई सेम जो टेक्स्ट है वो ग्रीक भाषा में भी लिखा है और खरोष्टी में भी लिखा है, तो ग्रीक से हम कन्वर्ट कर सकते हैं उन लेटर्स को खरोष्टी के, तो कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स से ये हमने कन्वर्ट किया। यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर, है ना, जो ग्रीक पढ़ सकते थे, उन्होंने लेटर्स को कंपेयर किया, फाइन। जेम्स प्रिंसेप आइडेंटिफाइड द लैंग्वेज ऑफ द खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस एज प्राकृत। फिर मेन क्या हुआ, मेन कब ये जो है बात बनी, जब ये स्क्रिप्ट को, देखो हिंदी भाषा है लेकिन स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, ऐसे ही भाषा प्राकृत थी और स्क्रिप्ट क्या थी, खरोष्टी। और ये चीज किसने डिस्कवर करी, जेम्स प्रिंसेप ने, राइट। मोस्टली जो स्कॉलर्स है उसको संस्कृत से रिलेट कर रहे थे, बट असल में प्राकृत भाषा की स्क्रिप्ट थी खरोष्टी, विच वॉज आइडेंटिफाइड बाय जेम्स प्रिंसेप। इट बिकेम पॉसिबल टू रीड लॉन्गर इंस्क्रिप्शंस एज वेल। ये आइडेंटिफाई करने के बाद आप लंबे लंबे इंस्क्रिप्शंस भी डिकोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये देखो देवनाम पियादासी जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस में मिला है, राइट, बहुत अच्छे। एंड दिस वॉज जेम्स प्रिंसेप। हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, देखिए जरा, द नेम ऑफ द रूलर अशोक इज नॉट मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन। इंस्टेड भाई अशोक का सीधा नाम मेंशन नहीं है इंस्क्रिप्शंस में, टाइटल्स मेंशन्ड है, जैसे कि देवनाम पिया जो हमने यहाँ पे देखा है ना, जो कि बिलवेड ऑफ द गॉड्स, गॉड्स का जो प्यारा हो, एंड पियादासी प्लेजेंट टू बिहोल्ड, राइट, जो बहुत प्यारा है, क्लियर। तो ये टाइटल्स मेंशन्ड है, अशोक नेम मेंशन नहीं है। बट ये अशोक का नेम कुछ अदर इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है जिनमें ये टाइटल्स गिवन है, तो ऐसे रिलेट किया कि ये दोनों एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, एंड द पर्सन इज अशोक। So after examining all these inscriptions and finding that they match in terms of content, कि भाई सेम तरीके का लिखा हुआ है, इसमें स्टाइल भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है ना, पेलियोग्राफी यानी कि भाई ये सेम टाइम पे बने थे, सब कुछ एनालाइज करके, राइटिंग स्टाइल, एज, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, राइट, ये सब मैच करके जो है हिस्टोरियंस वो कंक्लूजन पे आते हैं कि ये सब एक ही रूलर ने इशू करे थे, ये सारे इंस्क्रिप्शंस। तो इस तरीके से जो है आप कोरिलेट करते हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस को, क्लियर, बहुत अच्छे।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड बोर्ड्स का फेवरेट ये टॉपिक आता है, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एपिग्राफी? एपिग्राफी भी लिख देते हैं इसमें, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, या फिर इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी लिख देते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? लिमिटेशंस यानी कि नेगेटिव प्रॉब्लम्स, ठीक है, नेगेटिव फैक्टर। तो भाई पहला जो लेटर्स है इंस्क्रिप्शन में वो बहुत फेंटली एंग्रेव्ड होते हैं। फेंटली एंग्रेव्ड यानी कि बारीकी से दिखते हैं, बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं लिखे होते कि क्लियर दिखे, अनक्लियर होते हैं, है ना, अनक्लियर, ठीक है। दूसरा, इंस्क्रिप्शंस में भी डैमेज हो सकता है भाई, कुछ इंस्क्रिप्शंस डैमेज्ड हैं या फिर उसके कुछ लेटर्स गायब हैं, मिसिंग हैं, तो समझने में प्रॉब्लम आती है। तीसरा, एग्जैक्ट मीनिंग हम नहीं समझ सकते कि ये वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, किसके लिए है, जब तक हमें कोई कंपैरिजन ना मिल जाए, तो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ सकते। फोर्थ, जितने हमारे पास इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं, नॉट ऑल ऑफ देम हैव बीन डिसाइफर्ड, सबको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। जैसा देखा हरप्पन स्क्रिप्ट आज तक कोई नहीं समझ पाया, राइट, तो ना ही वो डिसाइफर हो पाए हैं, ना ही पब्लिश हो पाए हैं, ना ही ट्रांसलेट हो पाए हैं। क्लियर, वेरी गुड। फिफ्थ, मैनी इंस्क्रिप्शंस हैव नॉट सर्वाइव्ड द रैवेजेस ऑफ टाइम। भाई बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें मिले ही नहीं हैं, हिस्टोरियंस को गायब हो गए हैं, तो हमारे पास केवल कुछ चंद इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं, राइट, ओनली अ फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा है जो एक्चुअल में इतने इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे उस टाइम पे, बट हमको केवल इतना पता है और हम इतने से पूरी हिस्ट्री प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये हुआ होगा, राइट। सो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट वाज रिटन, व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड इज अवेलेबल। समझे बात? क्लियर। सो वी डोंट नो एवरीथिंग। क्लियर। उसके बाद देखिए भाई, जो हमारे लिए पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को जानने के लिए, हो सकता है कि वो नहीं लिखा इंस्क्रिप्शंस में, राइट। सो नॉट एवरीथिंग पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट टू अस वाज रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस। तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है जो उस टाइम होती थी। रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, राइट, डेली कैसे एग्रीकल्चर किया जाता है, क्या क्या टूल्स यूज होते हैं, जॉयज एंड सॉरोज ऑफ डेली एग्जिस्टेंस, ये तो रिटन ही नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि ये इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड ही नहीं है। इंस्क्रिप्शंस में जो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट लगता था वही लिखते थे, राइट। सो हमें डेली लाइव्स नहीं पता है। And the content of inscriptions almost invariably projects the perspective of the persons who commissioned them. कंक्लूजन क्या है भाई, जो लिखने वाला है उसका नजरिया बताते हैं ये इंस्क्रिप्शंस, जरूरी नहीं है कि वही हुआ या वैसी ही थी चीजें। सो दोज हु कमिशन्ड देम, दोज हु रोट देम, उनका पर्सपेक्टिव है ये, राइट। क्लियर। वो क्या दिखाना चाहते हैं वो है ये, असलियत में ये हुआ या नहीं हमें नहीं पता। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। इसी के साथ आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म कि हमारा पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 कवर हो चुका है। मुझे 2 टेक्स लगे वीडियो शूट करने में, राइट। ये तो एडिट के बाद आप देख रहे हैं, पूरी टाइमलाइन लिखना, राइट, फिर समझाना टाइम लग जाता है थोड़ा। एंड ऊपर से मैं एसी नहीं चलाती हूँ साथ में क्योंकि वो वॉइस करता है, नॉइस होती है फिर, राइट। सो केवल रिटर्न में आपका प्यार चाहिए। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो, राइट, मदद हो रही है तो। ये पूरे जो नोट्स हैं आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगे फॉर फ्री, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड कर लो, वेबसाइट पे जा सकते हो। आगे आगे मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लाऊंगी हर एक सब्जेक्ट की, तो जुड़े रहें, बहुत फ़ायदा होने वाला है मेरे सारे ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स को। हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, जो मैंने पिछले साल वाले बैच को पढ़ाया था, सब कुछ आपके पास 50% ऑफ में अवेलेबल है, देख सकते हो। 24/7 पेड कोर्सेज हैं, चेक इट आउट इन द वेबसाइट और इन आवर ऐप। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप मैं आपकी मदद कर सकी, एंड अगर की है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर एट ह्यूमैनिटीज, हैप्पी लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।